चलिए फिर मंगलवार आफ्टरनून और आखिरी 1.5 घंटे का ट्रेडिंग एक्शन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। मुंबई स्टूडियो से मैं और हर्षदा और दिल्ली से वीरू जुड़ेंगे आपके साथ और कोशिश करेंगे कि थोड़ा मुश्किल है आज वैसे हर्षदा कि इस ऐसे दिन में थोड़े से कमाई की ट्रेड्स निकाले जाए। एक्चुअली हौसला बढ़ाए रखें। सुबह सुबह ये वार्निंग खैर हमने दे दी थी लोगों को कि आज कुछ मिलेगा नहीं मार्केट में आपको, और हो सकता है कल भी कुछ ना मिले। पर एक अच्छी चीज़ हुई, कल निफ्टी की 60 पॉइंट की रेंज थी, आज निफ्टी ने थोड़ा उसको एक्सपैंड करके 80 पॉइंट कर दिया लेकिन 80 पॉइंट निफ्टी मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का दिन है, और सेकेंड सक्सेसिव डे जहाँ पर इस तरीके की डिक्लाइन। लेकिन खैर बाउंड्रीज रिस्पेक्ट की मार्केट ने। आज सुबह एक बार तो लग रहा था कि शायद वो ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन 18,666 वहाँ से गिरे और 18,575 लोअर लेवल एग्जैक्टली कल की रेंज उसको निफ्टी ने ब्यूटीफुली डिफेंड किया। मतलब 10-12 पॉइंट इधर उधर होते रहते हैं लेकिन रेंज डिफेंड की। और फिर निफ्टी की एक्सपायरी है आज, और कल डेट डील पर वोटिंग होनी है, परसों एक्सपायरी है जो हमारे यहाँ पर जो वीकली एक्सपायरी है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 दिन और मार्केट आपको शायद थोड़ा सा तंग करिए। वो लिक्विड ऑक्सीजन वाला मामला है, मतलब हायर लेवल पर रेजिस्टेंस है, लोअर लेवल पर कैश बहुत है, वो बाय करने के लिए आ जाता है। इवन ब्रॉडर मार्केट में भी आज प्रॉफिट बुकिंग आज एक्चुअली। और एडवांस डिक्लाइन एक इंडिकेटर है जिसपे मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। आज तो एक्चुअली एडवांस डिक्लाइन अब इस समय डिक्लाइंस के फेवर में, ज़्यादा डिक्लाइनिंग स्टॉक्स है कंपेयर टू एडवांसिंग स्टॉक। ठीक है, मार्केट्स में बहुत लंबी तेजी आई थी, 3-4 दिन कंसोलिडेट कर लेगा, कोई बुराई नहीं है। जी हाँ, और बहुत चुनिंदा पॉकेट्स में हमने देखी है स्ट्रेंथ। एफएमसीजी और मेरे ख्याल में मुश्किल से कुछ मीडिया शेयर होंगे जो तेजी में है, वरना बाकी सारे ज्यादातर इंडाइसेस में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अनुज, क्योंकि हम एक बहुत ही नैरो रेंज में अब उतर आएंगे, और लग रहा था पिछले 2-3 हफ्तों में जिस तरह की तगड़ी तेजी देखने को मिली थी ये जायज है, लेकिन अगले मूव की तैयारी में कुछ पोजीशंस लेना शुरू करें, या फिर ये वो मार्केट है जहां पर एकदम साइडलाइन पर देखना है कि कहां पर रन बनेंगे और फिर इवेंचुअली जब पिच अपने फेवर में हो तब जाकर खेलना है? ठीक है हर्षदा, मार्केट में नॉर्मली एक्सपेंशन के बाद एक कंसोलिडेशन और कॉन्ट्रैक्शन फेज आता है। अभी वो कॉन्ट्रैक्शन फेज चल रहा है। मेरे ख्याल से अभी इसको 1-2 दिन और दे लें, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, मार्केट का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। मतलब ये फॉलिंग मार्केट नहीं है। अगर ऐसा होता तो मार्केट अब तक गिर चुका होता। ठीक है, तो मार्केट में है तो तेज़ी। मेरे ख्याल से एक बार वो फाइनल डेट सीलिंग का वो जो एक मामला बचा है वो निकल जाए, उसके बाद एक बार तो निफ्टी अटेम्प्ट करेगा अपने ऑल टाइम हाई को, और एक बार बैंक निफ्टी अटेम्प्ट करेगा 45,000 को। वो थोड़े से लेवल्स हैं जो एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। हालांकि अगर आप प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठ गए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके की मार्केट है जहां पर 100-150 पॉइंट की हो सकता है करेक्शन एक बार आ जाए निफ्टी में। 18,450 18,500 तक अगर आ जाए तो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। अब वो मार्केट दे या ना दे पता नहीं, लेकिन आज निफ्टी ने क्या किया, टिपिकल इनसाइड डे, कल का हाई और कल का लो ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया। एक और चीज़, आज सुबह जो हमने बात की थी कि ऑप्शंस की रेंज शायद मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि कल दोनों तरफ बिल्डअप हुआ। कल ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई और ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई, और आज आप देखिए 18,600 की कॉल और पुट फॉर एग्जांपल, दोनों में ज़बरदस्त बिल्डअप है। करीब 1.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट दोनों में हुआ है, और दोनों में राइटिंग है। 18,600 की कॉल में राइटिंग है, 18,600 के पुट में तो बहुत ज़्यादा राइटिंग है। तो वो क्लियर है कि एक आपके लिए एक रेंज बन चुकी है, और अब इस रेंज, ये ऑब्वियसली रेंज का मिड पॉइंट है, तो रेंज आपके 18,500 से 700 है। आपको या तो इस रेंज को प्ले करना है या फिर आप वेट करें, मार्केट इस रेंज को तोड़ दे, उसके बाद आप एक ट्रेड ले ले, तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का है, लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर है कि बैंक निफ्टी आपको मौका दे नहीं रहा है एंट्री का। प्रॉब्लम ये अच्छा होता अगर 200-300 पॉइंट गिर जाता बैंक निफ्टी, लेकिन अब वो मौका मिल नहीं रहा है। 44,300 की पुट और 44,300 की कॉल दोनों में काफ़ी बिल्डअप है, मैं नोटिस कर रहा था। तो अगेन एक रेंज बाउंड ट्रेड अगर आप उसको रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो मार्केट रिस्पेक्ट करेगा आपको। इस मार्केट में आपको अपना जो एक एक्सपेक्टेशंस है ना वो लो रखनी पड़ेंगी। 30-40 पॉइंट निफ्टी पे मिल जाएं, 70-80 पॉइंट बैंक निफ्टी पे मिल जाएं, उनको ले लें आप। ये 400-500 पॉइंट देने वाली मार्केट डे ट्रेडर्स के हिसाब से नहीं है, पोजिशनल हिसाब से हो भले। 44,200 टू 44,700 की एक रेंज है, उसको आपको उसी तरीके से ट्रेड करना है। मेरा मानना यह है कि एक और दिन का कंसोलिडेशन कल बाकी है मार्केट में। थर्सडे मुझे लग रहा है इस बार आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, और क्योंकि थर्सडे को मार्केट, और होपफुली अगर वो यूएस की डेट डील की वोटिंग हो गई किसी भी डायरेक्शन में, तो थर्सडे को मार्केट आपको एक ट्रेंडिंग मूव देगा। और थर्सडे फ्राइडे मुझे लग रहा है 2 दिन आपको वापस शायद ट्रेंडिंग नहीं मिल जाए, लेकिन 3 दिन कंसोलिडेशन कोई बुराई नहीं है। और इस बीच क्योंकि हम यूएस से बड़ा क्यों लेते हुए दिखाई देंगे, अमेरिकी फ्यूचर्स पर मेरी नजर गई। नैस्डैक फ्यूचर्स बाय द वे कल की छुट्टी के बाद इस समय इशारा कर रहे हैं कि 144 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ वो इंडेक्स दिखाई देगा।
डाउ फ्यूचर्स खुद करीब 76 पॉइंट की बढ़त पर है और S&P भी करीब आधे % की गेंस की तरफ इशारा कर रहा है। ये फ्यूचर्स का हाल, अब देखते हैं आज इवेंचुअली किस तरह से ट्रेड उभर कर आएगा। उस पर ऑफ कोर्स सुबह सवेरे हम 7 बजे डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन वीरू, आफ्टरनून क्लियरली इंडेक्स थोड़ी सी अपनी रेंज को और संकरा करता हुआ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली काफी बड़े मूव्स देखने को मिले हैं इंडिविजुअल काउंटर्स में। आपके रेडार पर क्या आया? बिल्कुल, आज अनुज और मैं सुबह सुबह बात कर रहे थे, जब मुलाकात कर रहे थे 9 बजे हर्षता कि मंगल की दंगल के लिए हो जाएं तैयार, और छोर है दूर दूर ना जाने निकले किस पार। और जब तक पार ना निकले मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि हर्षता मैं इन डेरिवेटिव्स देखूं, सिंस मार्केट काफी रेंज बाउंड है, आज बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं दिखाई दिया। अगर मैं इस वक्त ओआई की शीट्स को देखूं, इंटरडे बिल्डअप्स को देखूं, तो एक दो स्पेस ऐसे हैं जो कि अच्छा ओआई गेन कर रहे हैं, अदरवाइज बहुत कन्विक्शन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस नहीं देखे गए। सारा कंसंट्रेशन ऑप्शंस में है आज। मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पे एक स्पेस जो कि कल से काफी बाइंग विटनेस कर रहा था, दैट्स सीमेंट। करीब 8.6% बिल्डअप यहाँ पे आज इंडिया सीमेंट्स में, जेके सीमेंट्स में करीब 19% और रैमको सीमेंट्स में करीब 3.25% यहाँ पे बिल्डअप देखा गया। ऑटो में अगर आप देखें तो आज अपोलो टायर्स, एक स्टॉक लेके आइएगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा। आज यहाँ पे टायर स्पेस में थोड़ी बिल्डअप था, 386, मतलब जैसे कहते हैं ना हायर लेवल से शॉर्टिंग। एक अपोलो में शॉर्टिंग थी और साथ ही साथ एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसको देखिएगा, इस स्टॉक में भी आज सुबह से शॉर्टिंग विजिबल है। ऑटो में, टायर स्पेस में कुछ शॉर्टिंग विजिबल थी और एक दो स्पेस जो कि आज शॉर्टिंग विटनेस कर रहे हैं, उसमें बैंकिंग में आरबीएल बैंक ये लॉन्ग विटनेस कर रहा था। तो ये कुल मिला के 7-8 स्टॉक्स थे हर्षता जहां पे काफी बिल्डअप स्ट्रॉन्ग था, बट टायर में आज थोड़ा शॉर्टिंग था और सीमेंट में आज स्ट्रॉन्ग बाइंग है हर्षता। तो ये इनफैक्ट काउंटर्स जहां पर कुछ मूव्स वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से, कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जहां पर थोड़ा सा मूव तेजी की तरफ बना है, HCL टेक में एक पुल बैक आता हुआ। आज निफ्टी आईटी के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सुबह से ही खरीदारी देखने को मिली थी। अपोलो हॉस्पिटल, याद रखिए कल दोपहर से इसमें तेजी बनी है, आज नतीजों का इंतजार है। स्टॉक कल भागा और आज फिर 1.1% ऊपर। औरो फार्मा, नतीजों के बाद हमने देखा इस सेकेंड हाफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक की तरफ कंपनी ने इशारा किया और FY24 के लिए भी कंपनी गाइड कर रही है कि इनका ओरल का कारोबार और इंजेक्टेबल्स वाला कारोबार बेहतर करेगा। उस पर आगे डिटेल में बातचीत होगी। सुमित ने इनफैक्ट कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ी है, वो आपको पूरा खाका देंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या पॉजिटिव का पोटेंशियल है। और HDFC AMC में हमने देखा आज करीब 4% तक के गेंस। तो ये कुछ स्टॉक्स तेजी की तरफ। मंदी में क्या है, हिंडाल्को आज दूसरा दिन थोड़ा सा नरमी का। टेक महिंद्रा आज कैचअप नहीं कर पाया है। चंबल फर्टिलाइजर में कल भी इसकी चर्चा हो रही थी, 2% नीचे काउंटर। और इन्फो एज पोस्ट नंबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर ही रहा है, यहाँ पर करीब 2.5 से 3% तक का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है कुछ पोजीशंस बनती हुई तेजी और मंदी की तरफ। चलिए हमारे जानकारों को अब जोड़ना शुरू करते हैं। आज कौन कौन है हमारे साथ उस श्रृंखला में रेलिगेप ब्रोकिंग के सिद्धार्थ बामरे से बातचीत होगी फंडामेंटल्स पर। टेक्निकल पैनल में प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, इसके अलावा श्रीकांत चौहान है, स्वाति होतकर भी हैं और शिल्पा रावत को भी हम जोड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। इनसे जानेंगे कि तकनीकी तौर पर स्थिति कहां पर मजबूत दिख रही है स्टॉक्स की और इंडेक्स की। फिर फार्मा कंपनियों में औरो फार्मा को लेकर क्या डिटेल निकल कर आ रहा है, इनकी कॉन कॉल के बाद इतनी तेजी क्यों है, आज सुमित इसका जायजा लेंगे। आज 2:20 पर मोंटे कार्लो फैशंस के नतीजे बहुत ही मजबूत थे, चौथी तिमाही के मैनेजमेंट से होगी बातचीत, संदीप जैन हमारा साथ देंगे। फिर 2:30 पर क्या चल रहा है में विंड एनर्जी पर खास फोकस और ऑफ कोर्स MSCI के जो बदलाव होने वाले हैं इफेक्टिव 31 कल से, यतिन इस पर जुड़ेंगे। और हर रोज की तरह 4 का चौका सस्ता ऑप्शन के लिए शिल्पा रावत है, मानस बताएंगे आज एफनो का सुपरस्टार, स्वाति देंगी चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा देंगे सिद्धार्थ भामरे। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल AMC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रतीक अग्रवाल जुड़ेंगे। फिर साथ ही 3 बजे डीलिंग रूम का जायजा और साथ ही साथ BTST या STBT के ट्रेड्स। ओके, चलिए फिर एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं ट्रेड्स लेने की। इस समय निफ्टी फिर कोशिश कर रहा है एक अटेम्प्ट लगाने की कि फिर से जाया जाए ऊपर थोड़ा 18,625 इस समय, और बैंक निफ्टी 44,344, लेकिन बहुत ही संकीर्ण दायरा आज रहा है मार्केट के लिए और इसी में ट्रेड्स हुई हैं।
मेटल स्टॉक्स डे लो पर हैं आज, हालांकि हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये दोनों स्टॉक्स अब इस समय डे लो पर, एग्जैक्ट डे लो पर। और HDFC ट्विंस यहाँ पर आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई देगा। दूसरी तरफ ITC देखिए एक बार, फ्रेश ऑल टाइम हाई, और पूरा डिविडेंड की वजह से जो वीकनेस आई, मतलब वो जो एक्स डिविडेंड गया वो पूरा कवर किया स्टॉक ने। क्या शानदार स्टॉक रहा है ये। और अब 450.10, ध्यान रखिए ये एक्स डिविडेंड होने के बाद है। टेक्निकली स्टॉक ने आज फिर एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया है। चलिए फिर अपने जानकारों को जोड़ते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, इस समय की ट्रेड। वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का ट्रेड है वो है एशियन पेंट्स। आज बहुत डिफिकल्ट डे है, लेकिन एशियन पेंट्स लगता है ओके। ट्रेड करा है 3152 पर, स्टॉप होगा 3140 पर, टाइट है। अपसाइड टारगेट 3180 के नजर आते हैं। यस, एशियन पेंट्स अब भी तेजी नजर आती है। वाकई एशियन पेंट्स याद रखिएगा, इस वक्त अगर मैं देखूं तो इस दौर की यानी अप्रॉक्सीमेटली CY23 के हाईएस्ट क्लस्टर में ट्रेड कर रहा है। अगर ये क्लोज भी आता है तो इवन ये हाईएस्ट क्लोज होगा। इससे पहले इंट्राडे में गया था 16 मई के आसपास, लेकिन कोलैप्स हो गया था उसके बाद। बट एक अच्छा ट्रेड पिक किया प्रकाश सर ने। शिल्पा, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए बाय रहेगा SBI कार्ड में। SBI कार्ड फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 911 पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगाना है 898 और टारगेट्स ऑफ 940 इज एक्सपेक्टेड। यहाँ पे 900 में पुट राइटर्स बहुत एक्टिव हैं, तो मुझे लगता है ये अच्छा सपोर्ट होल्ड करेगा। और बाकी देन आप देखेंगे तो कॉल राइटर्स आर एक्टिव एट 1000, तो यहाँ पे आपको अपसाइड मोर देन 10% का प्ले दिख रहा है और रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। ओके, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल। SBI कार्ड में तेजी की पोजीशन 940 के लिए, ये तेजी का ट्रेड। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, जो खरीदारी करेंगे वो PFC में खरीद करेंगे। REC PFC दोनों बहुत बेहतर लग रहे हैं। PFC ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है चार्ट्स पे, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 175.60 ये कैश लेवल्स है, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन ऊपर की तरफ टारगेट भी बड़े हैं, 188 तक के टारगेट, 188 रुपए तक के टारगेट आपको PFC में देखने को मिल सकते हैं। 180 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, 6 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से PFC के 180 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करिए। 10 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर भी पॉसिबल है। ओके, चलिए सिद्धार्थ भामरे को भी जोड़ लेते हैं। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। एक व्यू चाहिए आपसे अब ITC को लेकर। इन लेवल पर भी क्या इन्वेस्टमेंट की राय होगी यहाँ पर, और कोई और स्टॉक जो आपके रेडार पर हो? गुड आफ्टरनून अनुज, धन्यवाद मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। ITC पे हमारा बाय कॉल रहा है और हम 350 के लेवल से इसे बाय दे रहे हैं। अब हमारा टारगेट 451 का था जो स्टॉक ने मीट किया है, और जैसे आप भी कह रहे थे कि डिविडेंड एक्स डिविडेंड होने के बाद भी स्टॉक में काफी अच्छी तेजी दिख रही है। कैसे है अनुज की कोई भी स्टॉक फेयर वैल्यू पे तो ट्रेड होता नहीं, या तो वो शूट करता है एक्सपेंसिव जोन में, या तो जब नेगेटिव चीजें रहती है तो वो अंडर वैल्यूड रहता है। तो हमारा स्टेटस अभी ITC पे होल्ड हो गया बिकॉज टारगेट प्राइस हमारी मीट हो चुकी है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्टॉक में और अपसाइड नहीं होगा, लेकिन वो जस्टिफाई करना इन टर्म्स ऑफ PE और SOTP वैल्यूएशन के बेसिस पे हमें थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए 451 पे हमने होल्ड का स्टेटस दिया है स्टॉक को। लेकिन जो निवेशक जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, इसे बेचने की गलती ना करें। हो सकता है कि मार्केट में थोड़े ऊपर नीचे अगर मूव्स होते हैं तो उसमें ITC भी शायद थोड़ा करेक्ट हो, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसकी री रेटिंग के और चांसेस होने प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है, एंड वी वुड सजेस्ट टू होल्ड टू दिस स्टॉक। अगर मैं सेम स्पेस में अगर बात करूं अनुज, तो HUL जो काफी टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है और अब अर्निंग्स कैचअप कर रही है, हालांकि वैल्यूएशन वाइज इट इज क्वाइट रिच, बट उसने वो कमांड किया है हमेशा। तो दैट इज ऑल्सो वन स्टॉक जहां पे हमें एक डिसेंट अपसाइड दिख रहा है। इट वुड बी अ बोल्ड कॉल टू से दैट वन कैन स्विच फ्रॉम ITC टू HUL। हम देख रहे हैं कि किस तरह से रूरल इकोनॉमी भी काफी रिवाइव कर रही है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक विच वी आर लाइकिंग इन FMCG स्पेस। हालांकि गावा सर ने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है, लेकिन सेम स्पेस में एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स भी हमें काफी अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पे एक डिसेंट अपसाइड आप देख सकते हैं as raw material prices are correcting and margin expansion cycle has started in this phase. आफ्टरनून सिद्धार्थ, ये तो FMCG पर आपकी खास टिप्पणी हुई, लेकिन कोई खास स्टॉक अगर आपने हमारे शो की शुरुआत के लिए आइडेंटिफाई किया हो वो भी शेयर करें प्लीज। Okay, so
HDFC AMC आप बता रहे थे कि किस तरह से गोइंग अप सब्सटेंशियली। नैम इंडिया ये हमारे फंडामेंटल कवरेज में है सेमी स्पेस में। अभी हम ये देख रहे हैं अर्षिता कि ये स्पेस काफी दबाव में रही है बिकॉज देयर हैज बीन मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, और उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि AUM ग्रोथ काफी डिसेंट है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन जितना होना था वो हो चुका है, और यहाँ से आप एक स्टेबल मार्जिन या शायद यहाँ से और मार्जिन में एक्सपेंशन होने के चांसेस है। जिस तरह से सभी कंपनियों की SIP बुक बन रही है, उससे एक अर्निंग विजिबिलिटी काफी क्लियर हो रही है। एंड हम जो स्टॉक मार्केट जिस तरह से है कि जब ऑल टाइम हाई के आसपास रहते हैं तब मूड चेंज होता है, चाहे स्टॉक्स एक्सपेंसिव हो या चीप हो, एट ऑल टाइम हाई द मूड चेंजेस, और आप देखोगे कि इनफ्लो बढ़ जाएगा, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो, दैट इज डिफरेंट मैटर, बट इनफ्लो बढ़ जाएगा, और इनफ्लो बढ़ने की वजह से ऐसी कंपनियों को काफी अच्छा फायदा होता है। तो बोथ फ्रॉम AUM, दैट इज ऑर्गेनिक AUM ग्रोथ, एंड द न्यू AUM विच विल कम इन, उसके चलते हुए मुझे लगता है कि ये स्पेस, चाहे वो HDFC AMC हो, हालांकि वो हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन निपॉन हमारे कवरेज में, और यहाँ से 291 के टारगेट्स हमारे हैं, तो अभी भी काफी अच्छा अपसाइड दिख रहा है यहाँ से। 291 के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली। कल से इनफैक्ट इन स्टॉक्स की चर्चा भी हो रही थी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, ब्रोकरेज कंपनियां तेजी वाले मार्केट में जहां पर ऑल टाइम हाइस पर है, वहां पर ज्यादा लोग दरअसल मौके ढूंढेंगे उनके बिजनेस में और तेजी बनती दिखाई देगी। तो 291 का टारगेट इस समय सिद्धार्थ दे रहे हैं। स्वाति, आफ्टरनून, आपका भी ट्रेड इस घंटे का? यस, गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। आज के लिए मैं 2 बाय कॉल्स देना चाहूंगी। पहला जो कि सिप्ला पर है। सिप्ला का अगर आप वीकली चार्ट देखो तो काफी 4 वीक से ऑलमोस्ट ये काफी कंसोलिडेट हो रहा था विद इन द रेंज ऑफ 900 से 950 के रेंज में। आज उसने ब्रेकआउट दिया है विद डिसेंट वॉल्यूम। अगर मार्केट यहाँ से भी करेक्ट करता है तो ये डिफेंसिव पैक कहलाएगा, एंड अपसाइड में मोमेंटम मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड हो सकता है एटलीस्ट मिनिमम 990 के रेंज तक। तो करंट लेवल पे सिप्ला बाय कीजिएगा, 945 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 990। सेकेंड बाय कॉल मेरा ऑटो पैक पे, जो कि हीरो मोटोकॉर्प के। हीरो मोटोकॉर्प का एक काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है वीकली चार्ट्स पर। अगर देखोगे तो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस बन चुका था 2700 के रेंज का, वो ब्रेकआउट है। लास्ट 2-4 दिनों से काफी वेल प्लेस्ड है, अब ऑल द इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हाई टॉप्स है बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स होते हैं टेक्निकली काफी फुलफिल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये ऑटो पैक में भी काफी अच्छी मोमेंटम रैली देखने मिलेगी, स्पेसिफिकली हीरो मोटोकॉर्प्स में। एटलीस्ट 2850 यानी मैं यहाँ से 2880 तक के लेवल्स देखती हूँ। 100 पॉइंट्स का रैली मोमेंटम हमें देखने मिल सकते हैं। तो नीचे में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली प्लेस कीजिएगा 2755 का, एंड बाय कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2850 and 2880। सिप्ला और हीरो मोटोकॉर्प, ये 2 कमेंट्स आपके। सिप्ला आज वाकई अच्छा करता हुआ 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून, वेरी दिस साइड। मैं सिद्धार्थ, आपकी जो फार्मा की कन्विक्शन लिस्ट है, फार्मा में जो आपकी कन्विक्शन स्टॉक्स हैं वो कौन कौन से इस वक्त है? और मैं अगर फार्मा में थोड़ा सा इंक्लूड कर दूं हॉस्पिटल स्टॉक्स को भी, जिन्होंने वाकई CY 22 में और 23 में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी। फॉर इंस्टेंस मैक्स, ग्लोबल हेल्थ जिसकी फ्रेश लिस्टिंग हुई थी, अगर आप इनको भी इंक्लूड कर पाए, आपके 2-3 कन्विक्शन आइडियाज यहाँ से। थैंक यू। फार्मा में हमारा कवरेज बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव नहीं है, हालांकि डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर कुछ स्टॉक्स के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पे हम बुलिश है, खास करके मेट्रोपोलिस। ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन थोड़े में ये कहना चाहूंगा कि ये सब स्टॉक्स में जो घनघोर तेजी आई थी ये पैंडेमिक में आई थी। उसके पहले ये स्टॉक्स की तरफ ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं था, और जो वैल्यूएशंस प्री पैंडेमिक में चल रहे थे और जो प्राइस लेवल प्री पैंडेमिक में चल रहे थे, अब ये वही प्राइस लेवल पे चल रहे हैं, लेकिन अर्निंग्स काफी बढ़ गई है। सो प्री पैंडेमिक लेवल पे जहां ये फेयरली वैल्यूड थे, आज हम देख रहे हैं कि दे आर क्वाइट अट्रैक्टिवली वैल्यूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ से ये एक स्टॉक में कहना चाहूंगा, नॉट एग्जैक्टली फार्मा बट डायग्नोस्टिक रिलेटेड स्पेस में, कि हमें एक सब्सटेंशियल अपसाइड दिख रहा है इसमें, और ये हम हमारे निवेशकों को सलाह भी दी है बाय करने की। ओके, चलिए बात हो गई हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की। एक बार जरा मार्केट की बात कर लेते हैं। करीब करीब 30 पॉइंट ऊपर निफ्टी है, अब 57 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। आज तक पिछले फ्राइडे को अब थी नहीं, मैं एक चीज़ बता रहा था, एक हमने रेन थ्योरी डिस्कस की थी उस दिन
कि मुंबई में पहली बारिश जिस दिन होती है उस दिन बड़ी रैली होती है, उस दिन एक्चुअली बड़ी रैली हुई थी। तो देख कुछ थ्योरीज होती हैं मार्केट में जो नॉर्मली चलती हैं, उनमें से एक थ्योरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है जब 5 हफ्ते की सीरीज़ होती है। ये वाली सीरीज़ 5 हफ्ते की, मई इतना लंबा महीना है, अभी खत्म नहीं हुआ है, कल खत्म होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो लेकिन नई सीरीज़ तो फ्राइडे से स्टार्ट हो गई थी और एक्सपायरी अब सीधा अगले महीने जाके 29 जून या 30 जून को है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। तो ये लंबी सीरीज़ है और 2 बैक टू बैक आपकी सीरीज़ पॉजिटिव रही हैं। प्लस 15 जून के आसपास आपका एडवांस टैक्स के नंबर्स आते हैं, तो उससे पहले थोड़ी मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी टाइट होती है। एक मैंने नॉर्मली ये नोटिस किया है कि इस तरीके की मार्केट्स में आपको पहले 2 हफ्ते बड़ी इंडेक्स ट्रेड्स लेने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें होगा क्या कि आप गलत पड़ेंगे और मार्केट इसी तरीके से आपको तंग करेगा। हो सकता है 1-2 बार गिर भी जाए, हो सकता है एज अर्ली एज टुमारो या फिर डे आफ्टर 100-150 पॉइंट का रिएक्शन भी आ जाए निफ्टी में, वो पॉसिबल है। अब आपको अपने आप को संभाल कर रखना है बेसिकली 14-15 जून तक। उसके बाद सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ जून, मेरा ये मानना है कि अगर स्पेशली मार्केट ने आपको एंट्री दे दी, री एंट्री अपॉर्चुनिटी दे दी लोअर लेवल्स पर, तो सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ जून में मुझे लग रहा है कि एक बड़ी तेज़ी वापस जो निफ्टी को शायद 19,000 तक ले जाए और बैंक निफ्टी को शायद वो 45,500 तक ले जाए, वो पॉसिबल है। लेकिन सवाल ये हुआ कि आप उस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे। उससे मेरा मतलब है कि उसके में आपके पास कैश होगा कि नहीं होगा, वो तभी होगा अगर आप गलती से बचें ये अगले 2 हफ्ते में। इसलिए अगले 2 हफ्ते ना बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको इस मार्केट में, थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत। मार्केट भी अपने आप को संभालने की कोशिश में कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि बस सर ऊपर रहे, हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में टिके रहे। अच्छा, हम क्योंकि फार्मा कंपनियों का जो साज है वो वीरू ने छेड़ा था, तो औरो फार्मा आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ऐसे लगेगा कि हम बैक ट्रैक करें, लेकिन औरो फार्मा आज का सबसे बड़ा प्लेयर ऑफ द डे है। अब देखिए 6% ऊपर, जब हम इसकी पहले चर्चा कर रहे थे 5% के गेन्स थे। तो ये तेजी के पीछे वजह क्या है? नतीजे हमने ऑफ कोर्स ओवर द वीकेंड देखे हैं, लेकिन उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ने भी अपनी थोड़ा बहुत समीकरण लगाया मैनेजमेंट से बातचीत करने के बाद कि आगे का आउटलुक कितना मजबूत रहेगा। वो सारी चीजें आपको एक रिकैप में, एक छोटे से कैप्सूल में सुमित पेश करने वाले हैं। सुमित बताइए, स्टॉक तो भाग गया 6%, अब वो क्या कारण दरअसल ब्रोकरेजेस को दिख रहे हैं, क्या हाईलाइट कॉन्फ्रेंस कॉल में सामने निकल कर आया? देखिए, नंबर्स पहले तो बहुत अच्छे थे, कंपनी के ऑपरेशनल नंबर्स आपको बेटर साइड दिखेंगे। हालांकि वाई बेसिस पे वैसे नंबर्स कमजोर थे, लेकिन ऑपरेशनल नंबर्स ठीक ठाक थे। अब आती कंपनी की कॉन कॉल और एनालिस्ट मीट की बात। उसके बाद कंपनी के कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड आए हैं। तो पहले वो ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कोटक ने 625 का टारगेट दिया, इलारा ने 690 का टारगेट दिया, डैम कैपिटल ने करीब करीब 809 रुपए का टारगेट दिया, पीएल रिसर्च ने करीब 660 रुपए का टारगेट दिया। तो ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस का जो कंसेंसस है मेजरली या तो बाय है, अपग्रेड है, और जो टारगेट्स हैं वो सबके करीब करीब 650, 700, कुछ के एक्सेप्शनली 800 रुपए के ऊपर के आते हुए दिखाई पड़े हैं। अब आती है कमेंट्री की बात। सबने एक बात साफ बोली कि Q4 के नंबर्स थोड़े से बेटर साइड पर इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। स्पेशली कंपनी ने अपनी गाइडेंस के अंदर ये बात साफ की है कि जो ओरल सॉलिड्स हैं और इंजेक्टेबल हैं वो अच्छा करेंगे आने वाले समय में। यूएस मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना रहेगा और इंजेक्टेबल की बिक्री के अंदर कुछ हद तक वहाँ पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इबिटा मार्जिन एक्सपैंड करेंगे FY24 तक आते आते, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट था पहले 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर्स में वो अब खत्म हुआ है, तो उसकी वजह से कंपनी के मार्जिन एक्सपैंड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्राइसिंग का पार्ट भी थोड़ा बेटर रहा है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर। इबिटा CAGR करीब 15% के आसपास रहने का अनुमान है, करीब 23 से लेकर 26% के दौरान। तो साल दर साल अगर ये 15% की ग्रोथ दिखाएंगे तो स्टॉक भी उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ और ब्रोकर्स का ये भी मानना है कि FY24 में इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे, जिसमें यूएस बिजनेस को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। जेनरिक मार्केट स्टेबलाइज हो चुका है और डिमांड साइड थोड़ा सा पिकअप आ रहा है। जहां यूएस मार्केट सबके लिए प्रेशर था, इनके लिए वो अच्छा काम करके गया। तो ये 2-3 चीज़ें जिनको ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी अच्छे थम्स अप दे रहे हैं, और जो कंसेंसस टारगेट है वो भी करीब 650 से लेकर 800 रुपये की रेंज में आ रहे हैं। तो इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। कई सारी चीजें जो सुमित ने इस कैप्सूल में आपके सामने पेश की है, बेसिकली प्राइसिंग स्टेबिलिटी अमेरिका में इमर्ज होती हुई दिखाई देगी। इनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को बेहतर दरअसल स्केल करने का मौका मिलेगा, और उसके बाद वो ब्रोकरेज रिपोर्ट जहां पर हाईएस्ट टारगेट 809 का है। मानिश, चार्टिकली बताइए, आज तो एक आउट परफॉर्मर है ये काउंटर, लेकिन मौजूदा भाव पर क्या अभी भी खरीदारी अटेम्प्ट की जा सकती है या हाथ से निकल गया? देखिए, मेरा समझना है कि अभी भी खरीदारी की जा सकती है, और उसका एक बड़ा रीजन ये है कि एक बड़ा कंसोलिडेशन जो कि 640 और 600 की रेंज में हो रहा था, उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। वहां पर काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं।
200 वीक मूविंग एवरेज भी ब्रीच हो गया है। आई थिंक अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। करंट लेवल पे भी आप ऑरो फार्मा में एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। 617 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर की तरफ टारगेट 710 720 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। अरविंदो फार्मा 647.80 बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में। आज ओपनिंग ठीक ठाक हुई थी, लेकिन अब डी हाई पे ट्रेड करता हुआ, और ये मई 2022 के बाद, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स अ 52 वीक हाई, 52 हफ्तों का नया स्तर है अरविंदो फार्मा के लिए। एक दो स्टॉक्स और यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। एक बार आप आदित्य बिरला कैपिटल लेके आइए, 171.20 डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। एक बार शिल्पा इस स्टॉक को देखिएगा, आज ओआई एडिशंस यहाँ भी अच्छे हुए हैं, और डे हाई पर 171.25। बस अब ये एक अच्छे सप्लाई जोन में जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से 8, 9, 10 मई का हाई भी है जब ये टॉप आउट हुआ था स्टॉक का। बट इसने बड़ा अच्छा एक रेस्ट लिया 50 डे पे, एक बार फिर से स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। आपका व्यू शिल्पा यहाँ पर? जी वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही पकड़ा। मैं भी इसको मॉनिटर ही कर रही थी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 180, 185 के जोन्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग एडिशंस है। उसके ऊपर सीधा ये 200 कॉल राइटर्स यहाँ पे एक्टिव हैं। और सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 170 एंड 167, 65 के जोन्स में भी बहुत अच्छा पुट राइटिंग है। तो ये स्टॉक डेफिनेटली कंसोलिडेशन से बाहर आया हुआ है एंड एक अपसाइड मोमेंटम में इसने यहाँ पे रफ्तार अभी पकड़ी हुई है, जहां से मुझे लगता है ये आपको 188, 190 जोन्स बहुत इजीली दिखाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस गेम है, आपको अभी भी बाय कर सकते हैं, या ऑन डिक्लाइंस थोड़ा 163, 62 पे मिले तो भी आप बाय कीजिए। ये 190, 95 तक भी लेवल्स आपको दिखाएगा। ओके, अच्छा 3-4 स्टॉक्स लेकर आते हैं। एक बार सबसे पहले पीएफसी और आरईसी लेकर आइए। लगातार स्क्रीन पर इनकी तेज़ी हमने प्ले की है पिछले 3-4 दिन में, और लगातार ट्रेड्स भी मिले हैं इसके ऊपर। पीएफसी देखिए अब 4% का मूव यहाँ पर, और आरईसी ऑब्वियसली अब दोनों स्टॉक सेम पैटर्न में मूव करते हैं, पीएफसी और आरईसी। पीएफसी पर मानस की कॉल भी है, इन्होंने एक्चुअली पहले भी कॉल दी थी इसको, अच्छे से ट्रैक भी किया था इसको। सिद्धार्थ, फंडामेंटली कोई व्यू आपका पीएफसी या आरईसी को लेकर? नो अनुज, ये हमारे कवर, तो मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करूँगा। ओके, ठीक है। सीमेंट स्टॉक्स में कोई कवरेज खास तौर से अगर इंडिया सीमेंट देखा हो आपने सिद्धार्थ? सीमेंट स्टॉक पे हमारा अच्छा कवरेज है, और आपके शो में लास्ट टाइम भी हम आए थे तो हम काफी बुलिश थे। अल्ट्राटेक, दालमिया भारत, रैमको सीमेंट, ये सब स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए थे आपके शो में, एंड दे हैव बीन डूइंग फैबुलस। आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है अनुज अल्ट्राटेक सीमेंट पे, लेकिन जिस तरह से तेजी आई है, एक वैल्यूएशन कंफर्ट जो था वो कम हो गया है। तो जो हमारा टारगेट प्राइस है वो लगभग करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है। दालमिया भारत में अभी भी अराउंड 10 to 12% का अपसाइड, और रैमको सीमेंट जिसमें पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा मूव है, इसमें भी यहाँ से 8 से 10% का अपसाइड हमें दिख रहा है। व्हाट वी आर सीइंग अनुज की उप्स, नहीं लगता वहाँ पर कुछ थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हो रही है, लेकिन रैमको सीमेंट खासा पसंद है। इसके अलावा अल्ट्राटेक और दालमिया सीमेंट पर भी उन्होंने पहले राय दी है। अच्छा, इस बीच चौथी तिमाही के नतीजे, ये फैगन में हमने देखा है कई सारी मिड कैप कंपनियां अपना परफॉर्मेंस सामने पेश कर रही हैं, और मोंटे कार्लो के लिए Q4 लार्जली एक स्ट्रॉन्गर क्वार्टर रहता है, और यही रिफ्लेक्ट हुआ है इस तिमाही में भी। आय में करीब 46% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुनाफा करीब 56% का उछाल दिखाने में कामयाब रहा, और मार्जिन्स में भी सुधार देखा गया है। अब यहां से आगे किस तरह का आउटलुक उभर कर आ रहा है, क्या ये मोमेंटम आगे सस्टेन कर पाएगी कंपनी, ये जान लेते हैं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक बेहद मजबूत क्वार्टर आपके लिए ये साबित हुआ है। ये बताइए, ये Q4 लार्जली कैसे पैन आउट करता है, बिकॉज यू जस्ट अबाउट गेटिंग आउट ऑफ विंटर एंड मूविंग इनटू सो कॉल्ड स्प्रिंग। तो कहते तो है सीजनली वीक, लेकिन अब की बारी सिचुएशन कुछ अलग थी, और ये नंबर्स आपके कुछ और ही सिचुएशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बताइए क्या हाईलाइट रहा इस पर्टिकुलर क्वार्टर का, और इस अर्निंग्स के पीछे, ये डिलीवरी के पीछे क्या कारण? देखिए, सबसे पहला जो कारण है, जो Q4 में अगर हम देखें तो हमारी जो समर सेल्स है वो हर साल इंक्रीज हो रही है। तो Q4 इज बेसिकली ये समर सीजन सेल, जब हमारी समर की डिस्पैचेस होती हैं। तो हमने पहले भी कहा था कि आने वाले टाइम में, जैसे कि
हमारा पहले जो Q3 था वो कंट्रीब्यूशन उसकी 60-65% रहती थी। अब इस साल अगर हम पूरे साल के नतीजे देखें तो जो हमारी Q3 की कंट्रीब्यूशन है वो 46% पर आ गई है। तो इट मीन्स कि जो समर की एक्सेप्टेंस हमारी है, बेशक वो साउथ वेस्ट है, बेशक वो नॉर्थ या ईस्ट है, वो कंटिन्यूसली हर साल बढ़ रही है। इसी कारण जो समर में Q4 के नतीजे हैं वो ज्यादा अच्छे आए हैं। जी गुड आफ्टरनून। अच्छा, थोड़ा मैं आपकी कंपनी के बारे में एक चीज़ जानना चाह रहा था। जहाँ तक मुझे याद है, जब बचपन में मैं मोंटे कार्लो के एड्स आते थे, वो स्वेटर के एड्स होते थे जनरली। हर्षिता, याद है आपको? हाँ, स्पेसिफिकली तो वो स्वेटर की कंपनी के तौर पे ही ज़्यादा जानता था मैं आपको। मुझे पता नहीं था कि अब आपका कॉटन सेगमेंट भी इतना बड़ा हो गया है और होम टेक्सटाइल भी है। वूलन तो अब सिर्फ 24% रह गया है। तो ये अभी कौन सी सेगमेंट्स ज़्यादा अच्छी कर रही हैं आपके लिए? First of all, Anuj ji, I am missing you on CNBC TV18, which is a channel I used to watch in the morning. तो आप आवाज़ देख लीजिए, आप आवाज़ देखिए सुबह सुबह। आवाज पे आ गए आप। सुबह सुबह आवाज़ देखिए आप सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि आपने सही कहा कि यस, पहले हमारा आई थिंक टिल 2002 वी वर ओनली नोन फॉर स्वेटर्स। उसके बाद हमने समर वियर शुरू किया था एंड आई एम ग्लैड टू शेयर दैट कि हमारा जो टी शर्ट्स है, वी हैव बिकम द लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ टी शर्ट इन इंडिया इन ब्रांडेड सेगमेंट। वी सेल मोर देन 2.5 मिलियन पीसेज इन ईयर। तो समर सेगमेंट हमारा कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। जो हमारा, अगर हम वेस्ट साउथ की बात करें तो हमारी 2 साल पहले वहां पे सेल सिर्फ 37 करोड़ की थी। अब वेस्ट साउथ में ये सेल हमारी 100 करोड़ की पहुंच गई है ऑलमोस्ट। तो समर में हर जगह पे इंक्रीज हो रहा है और इसीलिए जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं Q4 में या बाकी क्वार्टर्स में, वो पहले से इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हायर पेनिट्रेशन इन दी समर वियर सेगमेंट। संदीप जी, क्योंकि मैं आपके नंबर्स पहले भी पढ़ता रहा हूँ, जो सीजन टू सीजन एडवांस बुकिंग्स होती हैं वो एग्जैक्टली आने वाले 1-2 क्वार्टर्स का एक पूर्व अनुमान देती हैं। तो ये विंटर बुकिंग्स कैसी हैं सर, और इस बार पिछले बार की तुलना में आपको विंटर सीजन की बुकिंग्स में कितना इजाफा दिखाई दे रहा है? विंटर बुकिंग हमारी काफी अच्छी रही है। उसकी अभी तक वो चल रही है कैलकुलेशंस। तो उसके लिए थोड़ा अभी 15 दिन हमें और वेट करना पड़ेगा, लेकिन हमें लग रहा है कि ये सीजन भी हमारा अच्छा जाएगा। और साथ में हम समर में देख रहे हैं कि समर में भी लगातार हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और पूरे साल की गाइडेंस हम Q2 में देंगे, जब हमारे पास समर सेल्स की बुकिंग भी आ जाएगी। ओके। अच्छा, जैसे अब ये आप, क्योंकि स्टोर एक्सपेंशंस के मामले में जो मार्च 2023 तक की आपने गाइडेंस दी थी, उसको आप क्लियरली अगर आप देखें बाइसेक्ट करके काफ़ी आगे निकल गए हैं। इस फुल ईयर के लिए आपकी स्टोर एक्सपेंशन की जो योजना है वो कितनी है 24 के लिए? थोड़ा इस पर स्पष्टीकरण या फिर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, देखिए, लास्ट ईयर हमने 40 to 45 स्टोर की गाइडेंस दी थी। हमने 47 स्टोर खोले थे और नेक्स्ट ईयर हम गाइडेंस दे रहे हैं 50 to 55 स्टोर्स की। तो हम उसमें भी अग्रेसिव हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम उस गाइडेंस को भी पूरा कर पाएंगे। और ये क्या प्राइमरीली एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स से ही ग्रोथ आएगी या फिर मल्टी स्टोर आउटलेट्स में भी जो आप अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहे हैं उसका भी एक कंट्रीब्यूशन होगा? आपकी ज्यादा बिक्री कहां से आ रही है और क्या ई कॉमर्स का भी एक प्ले है इसमें? देखिए, ज्यादा जो ग्रोथ आ रही है वो ईवीओ से आ रही है। आज हमारे ब्रांड में 40% जो कंट्रीब्यूशन है ईवीओ की है और अराउंड 28 से 30% कंट्रीब्यूशन मल्टी ब्रांड स्टोर्स की है और बाकी ऑनलाइन, एलएफएस, मॉडर्न रिटेल और कॉर्पोरेट सेल्स से आती है। तो आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है कि ईवीओ में सेल्स में ग्रोथ ज्यादा आएगी। ओके, जैन साहब, क्योंकि आप ओवरऑल अपने समर सेगमेंट या समर वेयरेबल्स को लेकर भी ऑप्टिमिस्टिक है, तो इस समय क्या वहां पर और कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या प्लान रहेगा वुलन वर्सेस द कॉटन सेगमेंट? और होम टेक्सटाइल को लेकर क्या ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं आप? देखिए, कैपेसिटी का में कंस्ट्रेंट नहीं है क्योंकि हमारी काफी आउटसोर्सिंग होती है। कुछ हमारी प्रोडक्शन इन हाउस है, बाकी आउटसोर्सिंग है, तो कोई कैपेसिटी कंस्ट्रेंट कहीं पे भी नहीं है। होम टेक्सटाइल एक ऐसा सेगमेंट है जो पिछले 4-5 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 4-5 से उसका कैगर हमारा 25 से 30% रहा है और आने वाले टाइम में भी मैं समझता हूँ। अभी हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग ब्लैंकेट का प्लांट भी आ रहा है J&K में, जो लगा रहे हैं, वो अगले साल उसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है आने वाले 4-5 सालों में होम टेक्सटाइल का सेगमेंट 500 करोड़ के करीब हो जाएगा।
ऑल द वेरी बेस्ट जैन साहब, हमारे लिए समय निकालने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मॉन्टे कार्लो का स्टॉक आज 16% ऊपर और नंबर्स और ऑफ कोर्स उस कमेंट्री के बाद। तो वुलन सेगमेंट के लिए माहिर थी ये कंपनी, लेकिन अपने पैर इन्होंने काफी मजबूती से जमा लिए हैं कॉटन सेगमेंट, समोवेयर सेगमेंट में भी, और उसी का फायदा इस समय स्टॉक में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। कावा साहब, कभी ट्रैक किया है स्टॉक मॉन्टे कार्लो? नहीं, एक्चुअली किया तो नहीं है, लेकिन देखने में कितनी देर लगती है। बिल्कुल देख लेते हैं मॉन्टे कार्लो। यस, अच्छा लगता है मुझे। हायर टाइम फ्रेम चार्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया आपको मिला है। इतना कि थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच है, लेकिन अप मूव ऑन है। 900 के आसपास है प्रीवियस स्टॉप, हमने देखा है वहां पर, और थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि एक अच्छा आपको मिला है। लेकिन यस, मुझे लगता है 1000 की तैयारी कर रहा है। स्टॉप होगा 825। बिल्कुल मॉन्टे कार्लो। बिल्कुल। अच्छा, जो आप भी दिल्ली में रही है ना वैसे बचपन में? हाँ, तो वो बिल्कुल, तो दिल्ली के विंटर्स में स्वेटर्स, अब जैसा वीरू ने भी मुझे मैसेज भेजा, हम तो सिलवा के पहनते थे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बहुत महंगे होते थे स्वेटर्स। तो वो मम्मी, बुने हुए अनुज, बुने हाँ, वो मम्मी बुनती थी। उसका चार्म कुछ और ही था ना। आजकल आप किसी को बोल दें, घर पे बोल दें एक स्वेटर बुन दो, तो बोलेंगे नमस्ते। बिल्कुल। नहीं, मम्मी तो हमारी आज भी, अगर आप खाली टाइम में, वो मेरे बच्चों के लिए कभी जुराबे, कभी जैकेट, कभी कुछ ना कुछ बुनती रहती। कई बार उनको बोलना पड़ता है कि प्लीज आंखों पर इतना जोर मत डालो, लेकिन वो उनको, क्योंकि वो एक शौक है, तो इसके लिए वो अभी भी उसी में लगी रहती हैं। क्यों वीरू? बुने हुए पहने हमने सब ने। अनुज और बुने हुए पहने हुए अनुज, और मेरे ख्याल से पहले ठंड जल्दी पड़ जाती थी। आई मीन अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाती थी, तो मम्मी जो थी वो मेरे ख्याल से अप्रैल मई से जो ऊन थी मिलनी शुरू हो जाती थी, सलाइयाँ ऊन, और वो जुलाई से बनने शुरू जाते थे और वो अक्टूबर तक जाके बन जाते थे। और रही बात इनके स्वेटर की अनुज, मुझे तो मालूम है जब मैं छोटा था इनके स्वेटर बहुत महंगे थे, बहुत महंगे थे। हमारी रीच से तो कम से कम बाहर थे वो। बिल्कुल। और उस टाइम का स्टेटस सिंबल हुआ करता था अगर आपके पास मॉन्टे कार्लो का स्वेटर है। जो ऊन के बुने हुए मम्मी के स्वेटर होते थे ना, वो ज्यादा ठंड रोकते थे। वैसे एक और चीज बता दूं, अब मैं तो फंदे बनाने भी सीख लिए थे एक्चुअली उस समय पे। वो बड़ा मजा आता था उन सब में। ये वो बचपन की चीजें, आज की जनरेशन मेरे ख्याल से ये सब चीजें कहाँ याद रखेगी? इनको मतलब पता ही नहीं होगा कि ये सब हो गया, कुछ हुआ करता था ये सब चीजें। वो एक अलग ट्रेंड है पिंटरेस्ट पे। हाँ वीरू, आपने फंदे का जिक्र किया। निफ्टी थोड़ा सा फंदे से बाहर आने की कोशिश करता हुआ इट्स 18643, और बैंक निफ्टी भी करीब करीब 44408 पे। हमारे साथ श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आई होप आपने इस डिस्कशन का और मॉन्टे कार्लो के स्वेटर का मजा लिया होगा। बताइए आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। बिल्कुल मजा लिया है मॉन्टे कार्लो का, और इनफैक्ट बॉम्बे में उतनी ठंड होती नहीं है तो उसका उतना यूज है नहीं हमारे लिए। लेकिन जब हम बाहर गए थे या कभी भी लाइक यहाँ से शिमला गए या कुछ श्रीकांत जी हमने एक सेकंड। श्रीकांत जी, उतनी का मतलब बॉम्बे में ठंड होती कहाँ है? मतलब मैं तो जब मैं दिल्ली से एक्चुअली बॉम्बे आया था ना, तो जब 1 दिसंबर आया था, तो हर्षदा, मैं सुबह की शिफ्ट में था। हमने तो पूरी लाइफ ही सीएनबीसी में बिताई है, तो सुबह की शिफ्ट में आता था मैं। तो मैं सुबह संडे था, दिसंबर की बात कर रहा हूँ, मैं सुबह बाइक उठाता था, टी शर्ट पहन के आता था। ठीक है, मैं वहाँ देख रहा था, वहाँ पे कुछ लोग वो आग जलाकर हाथ सेक रहे होते थे, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। और मंकी कैप्स निकल जाते हैं। मैंने कहा यार ये दिल्ली जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा? मतलब ठंड तो, मतलब बॉम्बे में ठंड का क्या मतलब है? सॉरी श्रीकांत, आप कुछ कह रहे थे। हाँ। नहीं अनुज, बिल्कुल यही है कि बॉम्बे में जो भी थोड़ी सी ठंड पड़ती है, या तो एग्जैक्टली वो 25 दिसंबर को पड़ेगी या तो जनवरी में पड़ेगी, लेकिन वो जितनी भी पड़ती है उसमें और भी मजा आता है, उसका मजा उठाने में मजा आता है। और इसीलिए लाइक मॉन्टे कार्लो के जो भी ब्रांड्स, इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू कि ये जो ब्रांड है वो बहुत ही जबरदस्त है। इसके कलर्स और इसके जो भी, मैं कहूंगा जितने भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स उसने डाले हुए हैं ना, वो टेरिफिक है। और मुझे लगता था, इनफैक्ट पास में मुझे लगता था, जब मैंने 2016-17 में जब हम आउट स्टेशन गए थे स्विट्जरलैंड, तब हमने इसके प्रोडक्ट्स लिए थे और ऐसा लगा था कि ये स्टॉक चलता क्यों नहीं है, और अभी इवेंचुअली जाके ये परफॉर्म कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और ये और भी यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि मार्केट में अगर पिछले 6-7 दिनों से अगर आप देखें तो जितने भी पावर स्टॉक्स हैं उनमें काफी हलचल है। और अगर इन पर्टिकुलर पावर स्टॉक्स के अगर ऊपर कोई एक हमेशा जो स्टॉक्स चलते हैं वो है पीएफसी REC। अगर पूरा पावर सेक्टर चलना है तो पीएफसी REC में हमें हलचल दिखती है, और इस बार मल्टी ईयर के ब्रेकआउट्स में पीएफसी और REC एंटर हो रहे हैं, यानी 2010 के बाद के लेवल्स को ये स्टॉक्स क्रॉस कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि इस सेक्टर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। इट विल टेक टाइम बिकॉज ये काफी ग्रेजुअली चलते हैं स्टॉक्स, लेकिन जैसे शॉर्ट टर्म फॉर्मेशंस बने मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक्स को खरीद के चले। पीएफसी का टारगेट नजर आता है हमें यहाँ से 195 का, और आरएससी का टारगेट नजर आता है यहाँ से 150 रुपए का। आरएससी जबरदस्त मोमेंटम है एक्चुअली इन स्टॉक्स में, शानदार मोमेंटम इस समय सभी के सभी स्टॉक्स में आपको दिखाई देगा। चलिए अब एक काम करते हैं, दो चीज़ों की बात कर लेते हैं, एक तो क्या चल रहा है और एक जो MSCI में चेंजेस आने हैं उसकी बात करते हैं। दोनों के लिए यतिन जुड़ गए हमारे साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून। तो किससे शुरुआत करें? तो विंड पावर सेक्टर से शुरू करते हैं। और देखिए पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारा HNI इंटरेस्ट सुज़लॉन के शेयर्स में आ रहा है, आइनॉक्स विंड के शेयर्स में आ रहा है। इनफैक्ट आइनॉक्स विंड की बात करें स्पेसिफिकली तो यहाँ प्रमोटर्स ने भी लगभग 400 करोड़ रुपए इक्विटी डाली है। और इसके बाद जो विंड पावर की सरकार की पॉलिसी है उस पर फोकस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि करीब 150 गीगावाट यानी 15,000 मेगावाट 2030 तक विंड पावर की ऑपरेशनल हो जाए, और 2028 तक करीब 10,000 मेगावाट की यानी 100 गीगावाट के ऑर्डर्स आने की पूरी संभावना है। अगर हम ओवरऑल बेसिस पे बात करें तो ये जो 10,000 मेगावाट के ऑर्डर आने वाले हैं विंड पावर के लिए, यहाँ पाइपलाइन बहुत रोबस्ट बन रही है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में हमने एक बहुत बड़े हेडविंड्स देखे पूरे विंड पावर सेक्टर में। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई, बहुत सारी कंपनी जैसे सुज़लॉन, आइनॉक्स विंड, इनके वर्किंग कैपिटल और डेट बढ़ते गए, बहुत सारी प्रॉब्लम इन सेक्टर में आई। लेकिन अब मैनेजमेंट कमेंट्री जो हम सुन रहे हैं सुज़लॉन की तरफ से, क्योंकि उन्होंने एक रिसेंटली राइट्स इशू किया, मीडिया से भी इंटरेक्शन किया, और आइनॉक्स विंड ने भी मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया और कॉन्फ्रेंस कॉल पे बहुत बिग पिक्चर की बात की। आइनॉक्स विंड की बात करें तो FY23 यानी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें 750 करोड़ का रेवेन्यू किया और लॉसेस दिखाए। FY24 के लिए मैनेजमेंट का मानना यह है कि ये 700 करोड़ का रेवेन्यू, उनकी कोशिश है 4,000 करोड़ हो जाए। यानी मैनीफोल्ड ग्रोथ की बात अब इस सेक्टर में होने लगी है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो आने शुरू हो गए हैं। आइनॉक्स विंड की स्पेसिफिकली बात करें तो इन्होंने कहा है कि फिर से एक बार 14 से 15% से ज्यादा एबिट लेवल पे मार्जिन आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो हिस्टोरिक हाई लेवल पे है। सांगवी मूवर्स ने पिछले दिनों एक बड़ा केपेक्स का अनाउंसमेंट किया और ये विंड मिल को इरेक्ट करने के लिए काम करते हैं। तो पूरे के पूरे सेक्टर में और उनके एंसिलरीज में आपको मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम आइनॉक्स विंड की बात करें तो कंपनी ने ये कहा है कि वो डेट फ्री हो जाएंगे FY25 तक। तो बहुत ही अच्छी कमेंट्री है। पिछले एक वीक में सुज़लॉन ने लगभग 700 मेगावाट विंड पावर के अनाउंस किए ऑर्डर्स। आज आइनॉक्स विंड ने 150 मेगावाट के ऑर्डर विंस अनाउंस किए हैं। तो अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें तो पिछले हफ्ते 10 दिन में ही 1,000 मेगावाट के आसपास के ऑर्डर्स विंड सेक्टर को आते हुए दिखाई पड़े हैं। एक ही रिस्क है कि शायद अगर गवर्नमेंट ऑर्डरिंग ना करे, स्टेट PSUs ऑर्डरिंग ना करे तो एक इशू हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल पावर पे और ग्रीन एनर्जी सोर्सेज पे फोकस दिया है, ये बहुत ही मिनिमल रिस्क है पूरे सेक्टर को। और जिस हिसाब से पॉलिसी कल अनाउंसमेंट भी आया कि जो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस हैं वो वेव किए जाए ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स के लिए। तो सरकार पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को, चाहे वो विंड हो, सोलार हो। और ये जो स्टॉक्स हैं जैसे सुज़लॉन और आइनॉक्स विंड फिर से एक बार ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कमेंट्री रोबस्ट है और जिस हिसाब से पूरा का पूरा सेक्टर प्लेस्ड है, शायद यहाँ से भी थोड़े बहुत रिटर्न्स अच्छे इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके यतिन, तो ये बात हो गई इस समय आइनॉक्स विंड की और ओवरऑल विंड एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की। चलिए अब MSCI की भी बात और कर लेते हैं, क्योंकि कल वो चेंजेस आने हैं और कोटक ऑब्वियसली वन ऑफ द बिग वंस, लेकिन बाकी किन स्टॉक्स पर नजर रहेगी? तो देखिए क्लियरली अगर हम MSCI के बदलाव की बात करें तो एक अनाउंसमेंट तो आ गई, इम्प्लीमेंटेशन कल होगा और कल 3 बजे से 3:30 बजे तक MSCI के बदलाव जो है अनाउंस्ड हैं उसमें बदलाव होंगे। 3 स्टॉक्स जहां इंक्लूजन हुआ है फ्रेश, उनमें सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसके बाद सोना BLW और मैक्स हेल्थ केयर। तो इन 3 स्टॉक्स पे खास करके नजरें रहेंगी। बहुत ही अच्छी बाइंग यहाँ एक्सपेक्टेड है। आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि इनफ्लो के हिसाब से मैक्स हेल्थ केयर में लगभग $30 करोड़ के ऊपर आएगा और करीब 15 से 20 करोड़ के बीच HAL और सोना BLW दोनों में इनफ्लोज आते रहेंगे MSCI के। फ्लिप साइड पे अदानी ग्रुप की 2 कंपनियां MSCI से बाहर हो रही हैं, अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन। दोनों ही स्टॉक्स आज प्रेशर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इंडस टावर ये स्टॉक पे भी नजर रखें। टिपिकली जब MSCI के बाहर जाता है ऐसा स्टॉक तो हमने देखा है कि एक बॉटमिंग फॉर्मेशन होती है और इंडस टावर एक्चुअली में मक्वेरी की भी एक नोट आई थी जिसके बाद स्टॉक में लगभग 20% की तेजी भी हमने देखी है।
ये हुए इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले कैंडिडेट्स। लेकिन वेट अप डाउन कहाँ हो रहा है? सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक, ये कंपनी में नजर रखनी, क्योंकि $80 करोड़ यानी लगभग 6-6.5 हजार करोड़ रुपए के इन्फ्लोज आपको यहाँ आते हुए दिखाई देंगे, फॉलोड बाय मारुति, ओएनजीसी, अल्ट्राटेक, इंडिगो जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स। और आउटफ्लो वाले जो स्टॉक हैं जहाँ वेट कम हो रहा है, वहाँ रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और जेएसडब्ल्यू स्टील है। बहुत ही मिनिस्क्यूल सेल फ्लोज हैं, लेकिन हाँ कोटक, एचएएल और सोना बीएलडब्ल्यू एज वेल एज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे नजर रहेगी एमएससीआई रिलेटेड चेंजेस के लिए। ओके हिरेन, शुक्रिया आप ये जानकारी रखने के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे। सिद्धार्थ, डिफेंस शेयरों में खासतौर से एचएएल पर कोई व्यू आपका? अनुज, इसमें हम देख रहे हैं काफी अच्छी तेजी है। अनुज, एक स्टैंडर्ड सा एक्चुअली मैं बोले जा रहा हूँ कि स्टॉक्स अच्छे हैं, थोड़ा बहुत अपसाइड है, लेकिन जिस तरह से तेजी आई है, वैल्यूएशन कंफर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है अनुज। तो मैं एकदम एग्रेसिव ये स्टॉक्स में बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। हालांकि द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ फंडामेंटल्स आर इन प्लेस, बट वो वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को छोड़ के काफी सारे स्टॉक्स में हमारा ये रुझान बन रहा है। सो मोटा मोटी ये स्तर पर our comfort in markets to aggressively invest is not there. ओके, एचएल 3104 पे आपकी स्क्रीन पे आके ट्रेड करता हुआ आपने सिद्धार्थ का यहाँ पे फंडामेंटल व्यू सुना। बैंक निफ्टी 44430 पे 44,430 पे आके ट्रेड करता हुआ ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी, यानी मोर और लेस कल की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। याद रखिएगा कल का निफ्टी बैंक का हाई था अप्रोक्सीमेटली 44,477, तो वहां से अभी भी खैर 50 मिनट दूर है। खैर, अब हम 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे। चारों ट्रेड्स की अलग अलग अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी होगी, ऑप्शन, फ्यूचर्स, कैश और मिड कैप फंड। पहला ट्रेड पिक करते हैं शिल्पा राव जी के साथ, सस्ता ऑप्शन। शिल्पा, बताइए क्या ट्रेड पिक कर रही हैं आप ऑप्शंस में? जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा इंडियन होटल में। इंडियन होटल में तो मोमेंटम हम देख रहे हैं पूरे सीरीज में, लास्ट सीरीज में भी बहुत स्ट्रांग था, ये अभी कंटिन्यू भी हो रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 400 तक के टारगेट्स बहुत इजीली अचीवेबल हैं। तो यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि 400 का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जो अभी रफली 7 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 4.5 और टारगेट स्टिल 14 भी आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडियन होटल्स का जून का कॉल 400 का आपको लेना है यहाँ पर। ये एक इंटरेस्टिंग, इस समय शिल्पा जी की ऑप्शन ट्रेड। ये हो गया आपका सस्ता ऑप्शन। चलिए अब एफएनओ सुपर स्टार के लिए मानस के पास चलते हैं। मानस, आपकी ट्रेड? अनुज जी, एबीएफआरएल पे ध्यान देना चाहिए। एबीएफआरएल के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो पिछले हफ्ते भी हमने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा था, उसके बाद पिछले 3 दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा। आज एबीएफआरएल ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बीच किया है, एक प्राइस ब्रेकआउट 203 रुपए के ऊपर देखने को मिला है, थोड़े बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक अब स्टॉक तैयार है अपने 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। तो एबीएफआरएल में खरीदारी करनी है, 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 212 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, जो 205 वाला कॉल ऑप्शन 7 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 5 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ 13 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए आदित्य बिरला फैशन रिटेल 212 के टारगेट के लिए अपॉर्चुनिटी। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड ले रहे हैं 205 का कॉल लेना है। स्वाति, आपका चार्ट का चमत्कार? इस चार्ट के चमत्कार में मैं बाय कॉल देना चाहूंगी बैंकिंग सेक्टर पे, एक्सिस बैंक पे। एक्सिस बैंक वीकली चार्ट पे देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन चुका है एंड काफी अच्छे इंपॉर्टेंट सेटअप्स है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है वापस से ऑल टाइम हाई लेवल से पर टेस्ट कर सकता है। 965 970 भी एक नया हाई बना सकता है। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 920 का स्टॉप लॉस टेस्ट कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 965। ओके, बाय द वे, जैसा वीरू ने कहा, बैंक निफ्टी में एक फ्रेश मूव आया और कल जिस स्टॉक ने ड्रैग किया था आज उसी स्टॉक ने फेवर में काम किया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक और अभी भी जो स्वाति ने कॉल दी एक्सिस बैंक, ये दोनों स्टॉक्स में अब इस समय थोड़ा सा मोमेंटम। इनफैक्ट एक्सिस तो ऑलमोस्ट अब डे हाई के करीब, तो आईसीआईसीआई एक्सिस इन दोनों में मूव, थोड़ा सा मूव आपको कोटक में भी देखने को मिलेगा। कोटक इनफैक्ट इस समय टॉप कंट्रीब्यूटर बैंक निफ्टी का, सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक है जो आज थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है। चलिए मिड कैप फंडा के लिए सिद्धार्थ भामरे के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, क्या ट्रेड होगी आपकी? अनुज, मैंने पेंट स्टॉक्स में एशियन और बर्जर पेंट के बारे में कहा था, लेकिन एक मिड कैप स्टॉक वो स्पेस में कंसाइन नेरोलैक काफी बुलिश है। हम यहाँ से 519 का हमारा टारगेट प्राइस है स्टॉक पे। ये
डेकोरेटिव सेगमेंट में भी है और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी है। और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में बेसिकली जो कार्स के ऊपर जो पेंट यूज होता है उसमें इसका ज्यादा एक्सपोजर है। लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हमने देखे कि बोथ वैल्यू फ्रंट और वॉल्यूम फ्रंट पे डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है दोनों सेगमेंट्स में, और इसका अंडर परफॉर्मेंस बीच में हुआ था। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, ये कंपनीज के वैल्यूएशंस काफी हाई रहते हैं। और जिसमें पहले भी कह रहा था कि इनपुट कॉस्ट प्रेशर क्रूड के भाव गिरने की वजह से कम हुआ है, तो उसकी वजह से मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। 31.9% मार्जिन पे अभी ये कंपनी काम कर रही है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिसेंट अंडर परफॉर्मेंस, क्रूड ऑयल प्राइस नीचे गिरता हुआ, अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स कह रहे हैं कि ये स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। हमने हमारे क्लाइंट्स को ये स्टॉक थोड़े ऊपर के स्तर में, नीचे के स्तर में दिलवाए हैं, और 519 का हमारा टारगेट प्राइस है कंसाई नेरोलैक। कंसाई नेरोलैक का करीब सिद्धार्थ जी का ट्रेड है 519 का, 423 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में और एक अच्छा क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। यस, स्ट्राइकिंग इट्स 200 एक्सपेंशन। 4 प्रकार के ट्रेड आपकी स्क्रीन पे आए, और एडहेसिव्स, पेंट्स और रियल एस्टेट एंसिलरी पे इस कार्यक्रम में खासा जोर रहा। हालांकि शुरुआत शिल्पा राउत जी के ट्रेड से हुई। इंडियन होटल्स कॉल ऑप्शन एट 400 की कॉल, टारगेट करीब 14 का, यानी ऑलमोस्ट दुगने का। दूसरा ट्रेड आया आदित्य बिरला फैशन, मानस जायसवाल जी का 212 का लक्ष्य यहाँ पे था, और करीब 200 का स्टॉप लॉस। 204.90 पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक का स्वाति ने एक्सिस बैंक और कंसाई नेरोलैक यहाँ पर सिद्धार्थ जी ने रिकमेंड किया। स्पेस, इस स्पेस में मूव काफी स्ट्रॉन्ग। लुक एट कंसाई नेरोलैक, बर्जर, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट। लुक एट पॉलीकैब। पॉलीकैब अगर आज इस प्राइस पे क्लोज होता है तो ये इसका एक ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। और मेरे ख्याल से इस मंच पे, CNBC आवाज पे, ओपनिंग में, क्लोजिंग में मेरे ख्याल से इस स्टॉक पे बहुत चर्चा भी की गई है, फंडामेंटल नोट पे, टेक्निकल नोट पे। मानस, बट इट्स अ टिपिकल फ्लैग येट अगेन। आई मीन, अगर मैं 10 मई से लेकर अब तक की प्राइस को कंसिडर करूं तो ये जून में भी आया स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स के साथ, ये ऑल टाइम हाई क्लोज। अब कैसे इस ट्रेड को अप्रोच करना है, और कोई ऑप्शन अगर आपने स्ट्राइक किया हो तो वो बताइएगा प्लीज जरा। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जब हम कंसोलिडेशन देख रहे थे तभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे कभी भी स्टॉक गया नहीं, और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार हो गया है एक नए फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो पॉलीकैब में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेज करीब 3400 के रहेंगे, और टारगेट आप बड़े सेट करिए 3600 के आसपास। और या तो आप ऑप्शन पे अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो पॉलीकैब का एट द मनी कॉल ऑप्शन ही देखेंगे, तो 2450 है ऑप्शन, या तो 3500 वाला कॉल ऑप्शन लें। आई थिंक वो बेहतर आइडिया है। 75 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, 35 का कॉल ऑप्शन पॉलीकैब का। वहां पर आप 49 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 125 से लेकर 135 तक के टारगेट इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। पॉलीकैब कितनी बार, इनफैक्ट आज YouTube लाइव पर भी मुझसे लोगों ने एक सवाल पूछा था, और 10 बैगर रहा है ये स्टॉक, और एक चांसेस हैं जिस तरीके के नंबर्स इसने डिलीवर किए हैं, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले कुछ सालों में ये इंडेक्स स्टॉक बन जाए। जिस तरीके के मूव्स यहाँ पर आए हैं, शानदार शानदार मूव पॉलीकैब में। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक। मार्केट इस समय क्लोज टू डेज हाई, खासतौर से निफ्टी 18,641 पर, बैंक निफ्टी 44,425 पर, मिड कैप इंडेक्स में भी अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ। इन सब पर बातचीत होगी, और मार्केट के ओवरऑल टेक्सचर पर बातचीत होगी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत होगी। मोतीलाल ओसवाल AMC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रतीक अग्रवाल से इस छोटे से ब्रेक के तुरंत बाद। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा CNBC आवाज़ पर। मार्केट्स में इस समय अच्छी खासी रैली। निफ्टी बैंक 100 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 37 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स में भी ठीक ठाक मूव। बजाज फिनेंस और फिनसर्व एक बार जरा फिर से लेकर आइए स्क्रीन पर, खासतौर से बजाज फिनसर्व। और यहाँ पर लगातार हमारे पैनल ने बाय कॉल्स दिए हैं, और इस समय दोनों स्टॉक्स
डे हाई पर और शानदार बाइंग। इनफैक्ट बजाज फिनसर्व में तो एक अच्छा मोमेंटम इस समय, और अब इस समय एग्जैक्टली एट डेज हाई दोनों के दोनों स्टॉक्स, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। सेकेंड डे रनिंग जो हमने इतना मोमेंटम देखा है बजाज स्टॉक्स में। मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रतीक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब प्रतीक जी, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू है इस समय मार्केट को लेकर? एक बड़ी रैली देखी हमने, और खासतौर से जो मई की रैली थी उसमें तो मिड कैप्स ने भी काफ़ी डोमिनेट किया। पिछली रैली में थोड़ा मिड कैप्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इस रैली में पूरी ब्रॉड बेस्ड रैली रही, और हर तरह के सेक्टर्स, खासतौर से जो डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले स्टॉक्स हैं उनमें एक शानदार मोमेंटम रहा है। अब आपकी क्या अप्रोच होगी? नहीं, आपने अपने सारे सवालों के जवाब खुद ही दे दिए हैं। बहुत सिंपली पुट, मार्केट अर्निंग्स को फॉलो करता है। अभी इस दौरान वर्सेस अर्लियर, अगर आप 2012 से 2020 की मार्केट देखें तो अर्निंग्स की जो स्प्रेड थी वो नैरो होती जा रही थी, और मार्केट की भी परफॉर्मेंस हेंस नैरोड थी। अगर हम कोविड लॉ से अभी तक देखें तो मार्केट की अर्निंग्स की ब्रेड्थ काफी अच्छी रही है, और उसी के अनुरूप मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो लार्ज कैप्स ने भी किया है, मिड कैप्स ने भी किया है, और शायद अब स्मॉल कैप्स भी कर रहे हैं। दूसरे, जो पहले था कि इंश्योरेंस कंपनियां डोमेस्टिक फ्लोज वहां से आते थे, और एफपीआई जो वापस इंडेक्स के नजदीक वाले फ्लोज लेके आते हैं, उनके पैसे आ रहे थे। बट अब रिटेल इन्वेस्टर खुद आता है, पीएमएस, एआईएफ्स, म्यूचुअल फंड्स जो कि अल्फा सीकिंग व्हीकल्स हैं, वहां पे इनफ्लो आ रहे हैं। तो स्प्रेड इन दी मार्केट इवन फ्रॉम दी मनी फ्लो पार्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। अगर आप आगे आने वाले साल को देखेंगे तो भी जो है स्प्रेड इन अर्निंग्स इज मोर डिक्टेटेड बाय commodity price declines, hence margin increases, जो कि मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में देखा जाता है। और अगर आप मिड कैप वाला पार्ट देखें तो वहां पे ऐसी कंपनियां ज्यादा होती हैं। तो मार्केट के लेवल अच्छे हैं, सेक्टर स्प्रेड आपको अच्छा मिलेगा। जो एक चीज ध्यान में है वो ये कि पिछला साल 15% नॉमिनल ग्रोथ का था, अगला साल 10.5% नॉमिनल ग्रोथ का होगा। तो ऐसे साल में जो बिजनेसेस अपना ग्रोथ मोमेंटम बरकरार रखें, वहां पे शायद जैसे जैसे साल प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे आपको ग्रोथ प्रीमियम देखने को मिलेगा। उस लिहाज से ये ग्रोथ प्रीमियम ज्यादा सिग्निफिकेंट किन सेक्टर्स या कंपनियों में रहेगा? आई एम नॉट श्योर आप क्या कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे या नहीं प्रतीक, लेकिन सेक्टोरली आपका ज्यादा बायस कहां पर है नए अक्यूमुलेशन के लिहाज से? हाँ, स्टॉक्स की बात नहीं करता हूं मैं, पर सेक्टर्स की बातें करता हूं। आपको नैरो थीम्स बताता हूं। जैसे अगर पिछले साल 15% की नॉमिनल ग्रोथ आई, और अगर आप बैंकिंग का क्षेत्र देखें तो जो भी बैंक आप देखना चाहें उनकी ग्रोथ इन AUM 17% के ऊपर की रही होगी। छोटे बैंकों की शायद 25-26% भी रही। अब अगले साल जब 10.5% नॉमिनल ग्रोथ की बातें हो रही हैं, तो जो बड़े बैंक हैं, जो कॉर्पोरेट टाइप के बैंक हैं, वहां पे शायद ग्रोथ रेट घट के 13-14% पे आ जाएगी। जबकि जो रिटेल हाई ग्रोथ डीएनए वाले, जिनको हम कहते हैं NBFC कन्वर्टेड टू बैंक काइंड ऑफ बैंक्स हैं, वहां पे शायद ग्रोथ की जो दर है उसमें कोई खास कमी ना आए वर्सेस फाइनेंशियल 23। यहाँ पे शायद आपको मार्केट डिफरेंशिएट करता हुआ दिखेगा, और शायद दिख भी रहा है। कई सारे बैंकों के प्रॉफिट बहुत बढ़िया आए पिछले क्वार्टर में, येट अगर आप उनका स्टॉक प्राइस रिएक्शन देखें तो कोई खास नहीं आया। जहाँ पे ग्रोथ आपको स्लो डाउन होती हुई दिख रही है नहीं हुआ है। दूसरा, जैसे थीम्स हैं चाइना +1, काफी सारी बिजनेसेस उनसे बेनिफिट होती हैं। केमिकल्स एक बड़ा क्षेत्र है, EMS कंपनीज एक बड़ी स्पेस है, वहाँ पे आपको हमें लगता है कि आपको ग्रोथ प्रीमियम देखने को मिलेगा। फिर ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े, इंजीनियरिंग, स्पेशली बिजनेसेस विच आर यूनिक, नॉट कमोडिटाइज पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, वहां पे आपको ऐसा देखने को मिलना चाहिए। कंजम्पशन में कौन सा पार्ट है कंजम्पशन का जो कि स्लो डाउन का सामना शायद कम करे? मेरे ख्याल से वो प्रीमियम कंजम्पशन है। शादी रिलेटेड जो सामान बनाए वहां पे लोग खर्चा कम नहीं करते। प्रीमियम शूज, ज्वेलरी,
जो मॉल्स हैं जहाँ पे प्रीमियम सामान बिकता है, उस टाइप की जो चीजें हैं, आई थिंक शुड कंटिन्यू टू डू वेल. लीजर, hotels are now hotels, hospitals. No, traditionally asset heavy businesses, वहाँ पे एक तो आपको ग्रोथ मोमेंटम मिल रही है, दूसरे जैसे जैसे ये रीट्स आ रहे हैं वैसे वैसे इनके मॉडल एसेट लाइट होते जा रहे हैं, या पॉसिबिलिटीज एसेट लाइट होने की काफी बढ़ गई हैं. तो अगर आप इन इन स्पेसेस को देखोगे तो यहाँ पे शायद ग्रोथ कंटिन्यूड रहेगी और ग्रोथ प्रीमियम निकल आने के काफी अच्छे चांसेस हमको दिखते हैं एज वी गो डीपर इनटू द ईयर. ओके प्रतीक जी, ऑटो पे आपका टेक क्या है? क्योंकि ऑटो ने बीते 6 महीने में या फिर स्पेशली लास्ट जुलाई से लेकर अब तक अच्छा मूव दिया. लार्ज कैप में आप M&M को देखिए, अब बजाज ऑटो को देखिए, टीवीएस एट ऑल टाइम हाई. ये तेजी टायर्स तक स्प्रेड रही, ये तेजी बैटरी स्टॉक्स पे भी अच्छी आई. ये भी यहाँ से और कितनी चलेगी? और थोड़ा सा आपका व्यू जाना चाहेंगे ऑटो एंसिलरी पे सर, क्योंकि उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मिड कैप में है. आपका व्यू, क्योंकि आपने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग में और आई मीन कमोडिटी प्राइसेस के श्रिंक में एक बेनिफिट मिलेगा इस स्पेस को, तो आपका ऑटो एंसिलरी पर व्यू क्या सर है इस वक्त? सो ऑटो एंसिलरीज में भी एक्चुअली आपको इस क्वार्टर में भी मार्जिन एक्सपेंशन दिखी है कई सारी कंपनियों में, प्राइमरीली ऑन अकाउंट ऑफ इनपुट प्राइस डिक्लाइन. ऑटो एंसिलरीज जो कि आइस इंजन वाले पार्ट में नहीं है, वहां पे आपको कंटिन्यूड लॉन्ग पीरियड ग्रोथ भी दिखेगी. तो उस पार्ट में फोकस करना चाहिए, उस पार्ट पे हम फोकस करते हैं. अदरवाइज अगर आप ऑटो देखो तो जो पुरानी कंपनियां हैं वहां पे एक अजीब सी दुविधा है कि उनको ईवीज में इन्वेस्ट भी करना है, और जैसे जैसे उनका ईवी वाला पार्ट कम होगा, आइस इंजन वाला पार्ट ईवी वाला पार्ट बढ़ेगा, आइस इंजन वाला पार्ट घट जाएगा, तो नेट पॉजिटिव एनपीवी इम्पैक्ट या तो नहीं होता या कम होता है. उसके बजाय अगर कोई नई कंपनी आती है और ईवी व्हीकल्स लाती है, मार्केट शेयर गेन करती है, तो वहां पे ओवरऑल इक्वेशन में एडिशन हो जाता है. और ये हम देख भी रहे हैं, नए खिलाड़ी आ रहे हैं, नए प्लेयर्स आ रहे हैं. अगर पुराने समय में कोई आइस प्लेयर था जिनका काफी छोटा मार्केट शेयर था, पर ईवी के क्षेत्र में दे आर डोमिनेटिंग, सो दैट काइंड ऑफ स्टफ इज हैपनिंग. तो ऑटोज में आज के दिन अनलेस आप ये समझते हो कि ईवीज काफी समय के बाद आएगी उस स्पेस में, तो शायद देख सकते हैं. बट अदरवाइज ऑटोज आर अ स्पेस वेयर आज के दिन काफी सारे बदलाव आएंगे, आ रहे हैं, और कंपनीज को लगातार इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा. तो यहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी. इसके बजाय ऑटो एंसिलरीज जो कि स्पेशली नॉन इंजन पार्ट में फोकस्ड हैं शुड कंटिन्यू टू फाइंड इट बिजनेस एज यूजुअल. तो वहाँ पे फोकस ज्यादा कर सकते हैं. अच्छा, अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स आ रहे हैं. 145 करोड़ का मुनाफा, 193 करोड़ का हमारा एक्सपेक्टेशन था. टॉप लाइन इन लाइन विद एस्टिमेट्स है, तो देखते हैं कि ये जो मिस है उसके वजह से थोड़ी देर में नोटिस करेंगे इसको. लेकिन प्रतीक जी, आपने इतनी मार्केट साइकिल्स देखी हैं, आईटी पर इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि एक बड़ी रैली देखी हमने पोस्ट कोविड और स्टॉक्स काफ़ी महंगे हो गए थे. अब क्या वापस एंट्री का टाइम है यहाँ पर, या अभी थोड़ा बिजनेस को लेकर रिस्क है? नहीं, तो आईटी में ना हमको डिवाइड करते हैं लार्जर कैप आईटी जो कि हर जगह है. ओके, और अगर आप हर जगह हो तो किसी न किसी जगह में आपको जो ग्लोबल स्लोडाउन हो रहा है उसका सामना करना पड़ता है. तो वहां पे आपकी आउटलुक थोड़ी सी मॉडल्ड है. वैल्यूएशंस अभी जो है प्री कोविड लेवल पे आ चुके हैं, पर ग्रोथ भी वहीं आ चुकी है. सो यहाँ से आपको शायद जो एक नॉर्मल 8-10% काइंड की जो कंपाउंडिंग मिल सकती है तो मिल सकती है. इसके विपरीत अगर आप नेक्स्ट लेवल की आईटी कंपनियां देखें तो वहां पे कई कंपनियों में अच्छी ग्रोथ बरकरार है, कई सारी चीजें हो रही हैं. कोई कंपनी शायद यूरोप पे ज्यादा फोकस थी. यूरोप जैसा हमें पता है यूएस से काफी पीछे चल रहा था ऑफशोरिंग में. कोविड के बाद इसमें बदलाव आया है और ऐसी कंपनियां बेनिफिट कर रही हैं. कुछ कंपनियां हो सकती हैं जो वर्टिकल्स लाइक ट्रैवल, टूरिज्म, लीजर में फोकस्ड हों, वहां तेजी है. टेक जैसे कि 4G to 5G या फिर ऑटोज में जो कनेक्टेड कार, ऑटोमेटेड ऑटोनोमस कार वगैरह की बदलाव आ रही हैं,
उन स्पेसेस में फोकस्ड हैं, तो वहां पे ग्रोथ टेलविंड स्ट्रांग है। और एक चीज जो हो रही है, वो जो छोटी कंपनियां अब वक्त के साथ $1 बिलियन से ऊपर हो रही हैं, कोई कंपनी शायद 2-3 बिलियन के ऊपर हो, तो जैसे जैसे साइज बढ़ती है कंपनी की, वैसे वैसे जो एक बिडिंग में क्वालिफिकेशन होती है, वो अब स्मॉलर कंपनीज आर नाउ क्वालिफाइंग फॉर मोर ऑर्डर्स, और जिस वजह से उनकी सक्सेस रेट बढ़ रही है। तो आईटी में हमें लगता है कि लार्जर कैप जो 3-4 नाम है, उनके बजाय अगर आप नेक्स्ट रंग पे फोकस करें तो वहाँ पे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। वहाँ पे शायद ग्रोथ जो डिलीवर कर पाएंगी कंपनियां, वो लार्जर कंपनियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा होगी। और ये शायद एक इस स्पेस में बदलाव है। पहले बहुत बड़े समय तक जो बड़ी कंपनियां थी वही ज़्यादा ग्रो करती थी और वो बड़ी भी थी, तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था। ये शायद अब चेंज हो रहा है। अच्छा प्रतीक जी, एक स्पेस जिसने पोस्ट कोविड अपनी मजबूती को बरकरार रखा, जैसे कि मैं कुछ देर पहले फार्मा पे बात कर रहा था सर, पोस्ट कोविड ड्यूरिंग द कोविड फार्मा चला, फिर कोलैप्स हुआ, डायग्नोस्टिक चला, फिर कोलैप्स हुआ, बट हॉस्पिटल स्टॉक्स ने हायर लेवल्स पे अपने आप को सस्टेन रखा। अभी अनुज अपोलो के नंबर्स पढ़ रहे थे, आई थिंक 1500 का स्टॉक 4500 पे है, अभी भी ट्रेड कर रहा है। मैक्स जो करीब 130 का हुआ करता था, आज 550 पे ट्रेड कर रहा है। इस स्पेस को बाजार ने हाई पी पे भी एंटरटेन किया है। फॉर इंस्टेंस आई मीन अपोलो आई थिंक 80 प्लस, और मैक्स अप्रॉक्सीमेटली 60, ग्लोबल हेल्थ मेरे ख्याल से 60 की पी पे ट्रेड करता है, मैक्स मेरे ख्याल से 45-50 की पी पर। क्या यहाँ पे पैसा और बनेगा, या फिर अगर आप एक रीजनेबल रिटर्न बना चुके हैं और प्रॉफिट्स बना चुके हैं तो आपको एग्जिट करना चाहिए? आपका व्यू इस स्पेस पे? तो ये जो स्पेस है, इसमें लंबे समय की ग्रोथ बरकरार रहेगी। अगर आप भारत देश को देखें तो हम यंग कंट्री हैं, ये सही बात है, बट हम अगर हमारे 60 के ऊपर के एज कोहॉर्ट देखें, अगर आप हर 5 साल के उसमें, तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, वहाँ पे ग्रोथ सबसे ज़्यादा तेज है। अगर आप अपना बिहेवियर भी देखें तो क्या आप नहीं देखते कि जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ से एक अच्छा अस्पताल कितनी दूरी पे है? मतलब बहुत नज़दीक भी नहीं चाहिए, बट बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं चाहिए, राइट? सो थिंग इज कि ये एक स्केयर सर्विस है। एज इंडिया ग्रोज ओल्डर, दिस इज समथिंग जिसकी ज़रूरत बढ़ती चली जाएगी। ये एक अच्छी टेलविंड है इस स्पेस में। इसके अलावा भारत देश में जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो कई देशों से काफ़ी कम है, तो एक इसमें मेडिकल टूरिज्म का भी टेलविंड है। ये स्पेस पहले लो आरओसी स्पेस दिखती थी, क्योंकि इसमें जो मॉडल था वो काफ़ी एसेट हेवी मॉडल होता था। एक अस्पताल बनाना और फिर उसको चलाना, इन स्पाइट ऑफ हाई बेड प्राइसेस, येट जिसको कहते हैं आरओसीज कम आते थे। पर जब कोविड का पीरियड आया और हॉस्पिटल्स नए नहीं बना पाए, ग्रोथ घटी, न्यू बिल्ड एक्टिविटी, तो जो एक सही बिजनेस का आरओसी है वो उभर के बाहर आया, और तब इस स्पेस की रिचनेस सही मानों में इन्वेस्टर्स के सामने आई। क्या ये आगे कंपाउंड करेगी? मतलब शॉर्ट आंसर है, हमें लगता है यस करेगी। और ये पूरे हेल्थ केयर स्पेस में आई थिंक अगर कोई चीज आज के दिन भी शॉर्ट सप्लाई में है तो वो क्वालिटी हेल्थ केयर है। और अगर आप ये देखें तो रनवे ऑफ ग्रोथ काफ़ी लंबा है, तो इसमें पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। साथ में जो एसेट हेवी नेचर है बिजनेस का, वो इंक्रीजिंगली जो है प्रोस्पेक्ट्स आर हाई कि ये एसेट लाइट हो जाए। जिस तरीके से होटल में कोई और होटल बनाता है मेड टू स्पेसिफिकेशन और किसी और ब्रांड के अंदर वो चलता है, वैसे ही शायद हॉस्पिटल में भी हमको आगे ज़्यादा देखने को मिले। तो दैट इज द अदर थिंग, ग्रोथ मेंटेन रहे और आरओसी एक्सपैंड हो जाए, उससे भी आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। चलिए फिर प्रतीक जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और आप बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए फिर ये हो गई बात एक लॉन्ग टर्म व्यू को लेकर। मार्केट में फिर वो जब लग रहा था कि फिर से थोड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन तकलीफ वही है, हायर लेवल पर सेलिंग आ रही है।
हालांकि औरोबिंदो फार्मा एक बार लेकर आई है, अच्छा मोमेंटम। आज सुबह सुबह हमने वॉल पर डिस्कस किया था ये स्टॉक, इसका 3 महीने का मूव देखिए क्या शानदार, 45% का मूव यहाँ पर। अच्छा, फार्मा स्पेस में ये अभी भी सबसे चीपेस्ट स्टॉक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि एक टाइम पे ये इंडेक्स स्टॉक भी हुआ करता था। प्रॉब्लम ये है कि इसमें इतने प्रॉब्लम, मतलब यूएस एफडीए को लेकर या इधर उधर कई बार इश्यूज आए हैं, तो थोड़ा सा एक कंफर्ट फैक्टर मार्केट का इस समय मिसिंग है। लेकिन अभी खैर एक अच्छा मूव आपको इस समय औरोबिंदो फार्मा में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक काम करते हैं फिर बीटीएससी। अब उससे पहले अनुज, एक आरबीएल पर मैं राय लेना चाह रही थी, क्योंकि आपने औरोबिंदो फार्मा मेंशन किया, उसके ठीक नीचे आरबीएल का ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है, जो 5.5% के गेन्स दिखा रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एडिशन। अच्छा, सुबह में जो हमने नजर डाली थी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जहां पर आरबीआई ने अपने नॉमिनी डायरेक्टर को विड्रॉ किया है। अब ऐसा ही एक नॉमिनी डायरेक्टर आरबीएल बैंक के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आरबीएल बैंक की भी वित्तीय स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती दिखाई दे रही है, तो शायद यहाँ पर भी उस तरह का डिसीजन आरबीआई की तरफ से आता हुआ दिखाई देगा। तो आरबीएल का स्टॉक रेडार पर रखेंगे और उस पर एक फटाफट से ट्रेड लेना बनता है। श्रीकांत, स्टॉक देखिएगा, बहुत तगड़ा मोमेंटम और एंटिसिपेशन में क्लियरली खरीदारी हो रही है। 162 के आसपास अब कैसे पॉइज्ड है ये? श्रीकांत, आप शायद म्यूट पर हैं। करेक्ट जी। नहीं, बिल्कुल, इसके चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये एक स्पेसिफिक बुलिश फॉर्मेशन है और कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इसमें ब्रेकआउट बना है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 175 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो आरबीएल बैंक ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे पोजिशनली बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है। आज के दिन में काफी चला हुआ है तो थोड़ा स्टॉप लॉस पैरिटी में, लेकिन यहाँ पे इसमें बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस बनाए, कम से कम 175 और मैक्सिमम मुझे लगता है कि शायद ये अपने वापस प्रीवियस हाइस को यानी कि 190 के लेवल्स को छू सकता है। एचडीएफसी ट्विंस को, और देखिए क्या शानदार मूव, खासतौर से एचडीएफसी बैंक में। कल भी हमने इसकी बात की थी रजता स्पॉटलाइट में, और ये देखिए क्या मूव आया, एकदम से मूव आया एचडीएफसी बैंक में। और नॉर्मली इस तरीके का मूव इतने बड़े स्टॉक में आपको विजिबल होता नहीं है, लेकिन क्या एकदम से तेजी आई और वो बैंक निफ्टी को ले गया डे हाई पर। अभी अभी जो बात हो रही थी उससे बैंक निफ्टी में करीब 70-80 पॉइंट का मूव आया, पूरा का पूरा कट सी एचडीएफसी बैंक। लास्ट टाइम जब हमने कंट्रीब्यूशन देखा था तो एचडीएफसी बैंक रेड में था, आपको एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिखा रहा था बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक। अब पॉजिटिव में आ गया, ऑब्वियसली अभी भी टॉप पर नहीं है, लेकिन एक कंट्रीब्यूशन में अब आपको एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव साइड पर दिखाई देगा। और इसी ने पूरा का पूरा मामला पलटा। ये देखिए स्क्रीन पर आपके एचडीएफसी बैंक अब तीसरे नंबर पर इनफैक्ट आ गया। कोटक महिंद्रा बैंक अभी भी टॉप पर है, सेकंड नंबर पर एक्सिस बैंक और तीसरे नंबर पर एचडीएफसी बैंक। ये यहाँ पर इस समय एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन। और एचडीएफसी भी, अब ऑब्वियसली दोनों स्टॉक साथ में मूव करते हैं, एचडीएफसी में भी एक मूव आया और अब आज का हाई और कल का हाई दोनों सेम बैंक निफ्टी में। वही कहानी निफ्टी की भी, आज का हाई और कल का हाई दोनों सेम। तो बेसिकली वो जो एक कल की रेंज थी, एक टिपिकल इनसाइड डे वाली मार्केट, लेकिन अभी भी 19 मिनट बाकी हैं, यू नेवर नो क्या होता है ट्रेड में। लेकिन एक काम करते हैं अब, क्योंकि कल की ट्रेड्स की बात हो रही है तो डीलिंग रूम का चेक ले लेते हैं, उसके बाद बीटीएसटी कॉल्स लेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून। और एचडीएफसी ग्रुप के साथ ही चीजें रखते हैं, एचडीएफसी लाइफ, और यहाँ बाजार में एक ग्रेप फाइन भी चल रही है, रूमर भी चल रहा है कि स्टैंडर्ड लाइफ का ब्लॉक बहुत जल्दी होने वाला है एचडीएफसी लाइफ में, और शायद ये ब्लॉक विंडो में हो जाए। तो आज अगर हम देखें तो डीलर्स काफी सारी बीटीएसटी पोजीशन ले जा रहे हैं, क्योंकि ये शायद लास्ट लॉट हो स्टैंडर्ड लाइफ की तरफ से। और आपको अगर ध्यान है तो थोड़े दिनों पहले ही आरबीआई की तरफ से एचडीएफसी ग्रुप को एक अप्रूवल भी मिला है, मर्जर के बाद ये एचडीएफसी लाइफ में अपना हिस्सा बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स की बात करें या ट्रिगर्स की बात करें तो भरपूर है, और यहाँ डीलर्स खरीदारी करके चल रहे हैं बीटीएसटी के लिए। उनको लगता है कि 15 से 20 रुपए का अपसाइड स्टॉक में दिख सकता है। मोर इंपॉर्टेंटली आज ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 8% का इजाफा हुआ, तो फ्रेश बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है। एचडीएफसी लाइफ के अलावा एबी कैपिटल, ये भी एक स्टॉक है जिसकी बातें हो रही हैं क्यूआईपी की। कहीं ना कहीं डीलर्स का मानना यह है कि इंस्टीट्यूशनल डिमांड हेल्दी है करंट लेवल्स पे, क्यूआईपी अच्छी तरीके से हो सकता है, और यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि 10 से 12% की पोजिशनल अपसाइड जून सीरीज में या 1-1.5 महीने के होराइजन से इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिलनी चाहिए। तो दोनों ही एचडीएफसी लाइफ और एबी कैपिटल में डीलर्स आज खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। एचडीएफसी लाइफ और एबी कैपिटल दोनों में खरीदारी की राय। एचडीएफसी लाइफ में 10% की रैली इस महीने हुई है, और ध्यान रखिएगा वो जो स्टैंडर्ड लाइफ का लास्ट रिमेनिंग चंक है शायद वो
बिकने के कगार पर हो तो वो, और अगर ब्लॉक विंडो में ही हो जाएगा, नॉर्मली स्टॉक्स उसके बाद रैली करते हैं, इसके लिए शायद यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है। लेकिन क्लियरली HDFC और HDFC बैंक का शानदार मूव इस समय इन दोनों स्टॉक्स में। एक बार BTST ट्रेड्स लें उससे पहले मानस एक बार जरा इन दोनों स्टॉक्स पर राय दीजिए, क्योंकि क्लियरली कल से मोमेंटम है दोनों में। तो देखिए HDFC लिमिटेड की जहां तक बात है, लोअर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास HDFC लिमिटेड ने सपोर्ट लिया। आप केवल देखिए इंतजार करना है 20 डे मूविंग एवरेज, एक बार 2710 के लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तब आपको 2750 तक की रैली HDFC लिमिटेड में देखने को मिलेगी। तो नजर रखिए, खरीदारी 2710 के ऊपर करेंगे। लेकिन अगर अभी खरीदारी करनी है तो डेफिनेटली HDFC बैंक में करनी है, वो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट बिल्कुल देखने को मिल सकता है। करंट लेवल पे खरीदारी करने की राय रहेगी, 1624 के स्टॉप लॉस से 1670 तक के टारगेट HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। और HDFC बैंक ने कैरी किया फिर से बैंक निफ्टी को हर्षदा एक नए ऑल टाइम हाई पर 44,486। ऑब्वियसली कल भी ऑल टाइम हाई लगा था, आज उससे 1 पॉइंट भी ऊपर निकलेंगे तो नई ऑल टाइम हाई लग जाएगा। आज वही हुआ, कल के हाई से सिर्फ 7 या 8 पॉइंट ऊपर, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड बुक में आज एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का। तो गुड टाइम टू स्टार्ट BTST कॉल्स। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड लेंगे, बाय या सेल? बाय बिल्कुल, और वो रहेगा बजाज फिनसर्व। क्या लगता है मुझे, मोमेंटम है बजाज फिनसर्व में, ट्रेड कर रहा है 1466 के आसपास। मुझे लगता है 1480 तक जाना चाहिए बजाज फिनसर्व, स्टॉप होगा 1460 का बस बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व 1466 पे बाय कल के लिए। श्रीकांत, आप ट्रेड क्या कैरी करेंगे? तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि कैनरा बैंक ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिससे हम लॉन्ग करके चलेंगे, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसमें भी एक हायर बॉटम बना हुआ है। और जैसे कि ओवरऑल बैंक स्टॉक्स में तेजी बनी है, मुझे लगता है कि PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इन दोनों में कल के दिन में हमें और एक न्यू हाइज या तो मे बी यहाँ से फर्दर हाइज देखने मिलेंगी। तो कैनरा बैंक 308 में लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 304 रुपए का, और टारगेट्स रखे यहाँ पे 315 रुपए। कैनरा बैंक में तेजी का ट्रेड। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए मेरा ट्रेड AB कैपिटल रहेगा, जहां पर आज क्लियर कट रिवर्सल देखने को मिल गया है। काफी समय से 170 पे AB कैपिटल रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, आज वो लेवल्स बीच हो चुके हैं। कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने 165 के आसपास लोज बनाए थे। अब अगर आप देखें तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। फ्यूचर में 171.95 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 169.30 ये आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, और 177 की टारगेट फ्यूचर में आप सेट कर सकते हैं AB कैपिटल के। और BTST के तौर पर आपके सामने आ रहा है, डीलिंग रूम में भी इसी स्टॉक की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। शिल्पा, आप क्या ट्रेड लेंगे? जी मेरा रहेगा गुजरात गैस में। गुजरात गैस फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 505 पे, टारगेट यहाँ पे मैं 525 तक एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 497 का रहेगा। देखिए एक और चीज़ हर्षदा, आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी थी, वो एक फैक्टर था जिसकी वजह से 3 PM मूव आया। ऑलमोस्ट मैं भूल गया था, ऑलमोस्ट सच बताऊं तो मैं दिमाग से उतर गया था कि आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी है, और ये देखिए एकदम से जो घुमा ये। और एक बार ज़रा इसकी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक बार 19,600 की कॉल देखिए, वहाँ पर एक 19,500 में ज़्यादा मोमेंटम आया होगा वैसे, लेकिन 19,600 में भी देख लेते थोड़ा मूव आया या नहीं आया ये। और इसके लिए HDFC घुमा, HDFC बैंक घुमा, और बजाज फाइनेंस और फिनसर्व, ये चारों के चारों स्टॉक्स पार्ट हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का। बैंक निफ्टी में नॉर्मली सिर्फ HDFC बैंक होता था, तो बाकी स्टॉक्स की तेज़ी उतना बुरा नहीं पाते थे इंडेक्स। ये 19 नहीं मई की रही है, क्योंकि ये तो जून तो अगले महीने का, ये मेरे ख्याल से मई, क्योंकि आज 30 मई की एक्सपायरी, शायद फायर ना हो पाए वो, लेकिन खैर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। और हाँ ये सही है, ये सही है। ये मेरे ख्याल इसका लो रहा होगा करीब 1 रुपया, जब इस समय 3 बजे का वो मूव स्टार्ट हुआ होगा उस समय। नॉर्मली ट्यूसडे को फाइनेंशियल निफ्टी बोर करता है हमको, लेकिन आज एक थोड़ा सा एक दिन चुना, फिनेंस निफ्टी एक बार इंटरडे फिर से ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चारों स्टॉक्स का मूव आया होगा। HDFC बैंक, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, ये चारों स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर, और इसके लिए ये आपने इस तरीके का मूव देखा। मैं ये सोच ही रहा था कि ऐसा क्या हुआ एकदम से कि HDFC बैंक, कहाँ तो हम डे लो डिस्कस कर रहे थे, 250 पर हमने डे लो डिस्कस किया, और 3:10 पर डे हाई पर पहुंच गया। ये होती है वीकली एक्सपायरी की मैजिक, जो भी कह ले, इंडेक्स मैनेजमेंट कह ले, मैजिक कह ले, कुछ भी कह ले। एक प्लेजेंट मूव देखने को मिल रहा है इंडेक्स में अनडाउटेडली। चलिए अब कुछ और ट्रेड्स आपके लिए पेश कर देते हैं, जहां पर
इस आखिरी आधे घंटे में तेजी की पोजीशन जुड़ी हैं। अनुज ने वेरी करेक्टली एचडीएफसी बैंक मेंशन किया, एचडीएफसी लाइफ भी इस तेजी का हिस्सा बनता हुआ। इनफैक्ट वहां पर भी करीब आधे % के गेंस जुड़ते दिखाई दिए हैं। इंडसइंड बैंक आपको याद होगा कल और आज लगातार दरअसल 52 वीक हाइस पर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आज फिर से 1295 के लेवल्स पर यह समाप्ति आती हुई दिखाई देगी। शिल्पा, इस पर कोई टिप्पणी है? हर्षिता जी सॉरी, मेरा थोड़ा स्क्रीन हैंग हो गया है। प्रॉब्लम। मानस, अगर आपने देखा हो इंडसइंड बैंक का चार्ट? देखिए वो तो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। मैंने शायद इसको 2 दिन पहले रिकमेंड भी, आई थिंक कल ही रिकमेंड किया था, क्योंकि जब हमने ब्रेकआउट देखा था। स्टॉक में पोटेंशियल की बात करिए तो 1340 तक के पोटेंशियल्स हैं। करंट लेवल्स पे भी आप इंडसइंड बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। 1280 1280 के स्टॉप लॉस से अभी खरीदारी करिए। 1325 और 1340 के टारगेट सेट करिए। ओके, ट्रेड्स बहुत, अगर आप देखें हमने पिछले 10 मिनट पे लोकेट किया। अब एक काम करते हैं, जरा मार्केट ब्रेथ को देखते हैं और जिस ब्रेथ के साथ हम जा रहे हैं, याद रखिएगा निफ्टी बैंक अगर यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो एक अलग मतलब जोन में ऑल टाइम हाई पे निफ्टी बैंक फिर क्लोज होगा एट 4439 पर। मार्केट ब्रेथ लेके आइए, कैसी रही? देखिए आज पूरे दिन बाजार में कंसोलिडेशन रहा, लेकिन स्पेशली कमोडिटीज और आई थिंक क्रूड से संबंधित जितने भी स्टॉक्स थे, चाहे वो और कुछ फार्मा स्टॉक्स, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। और REC PFC का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। AB फैशन, REC PFC दोनों में काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप, और RBL में बैंकिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप था। और औरो फार्मा स्टार ऑफ द डे 6.25% ऊपर। MCX में शॉर्ट कवरिंग थी, पेज इंडस्ट्रीज में शॉर्ट कवरिंग थी। पेज इंडस्ट्रीज में पोस्ट अर्निंग्स जो शॉर्ट्स डेवलप हुए थे वो आज कवर हुए। आदित्य बिरला कैपिटल में शॉर्ट कवरिंग थी, उसके बाद HDFC AMC और इंडिया सीमेंट्स में शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। फिर लेके आइए आप वो स्पेस जो कि आज थोड़ी शॉर्ट विटनेस कर रहा था। देखिए शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग का आंकड़ा अप्रोक्सीमेटली 90 का था, 90 का, और इवनली पॉइज था। मीन शॉर्ट और लॉन्ग को आप देखिए करीब 100 यहाँ पर एडवांसेस थे, लॉन्ग से शॉर्ट कवरिंग है। वेदांता शॉर्ट बिल्डअप, इन्फो एज शॉर्ट बिल्डअप, नालको, चंबल फर्टिलाइजर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स पे पोस्ट अर्निंग अभी कुछ देर पहले नंबर्स आए थे। आई थिंक बॉटम लाइन जो था वो थोड़ा सा स्टीप की एक्सपेक्टेशन से नीचे था और वो स्कोप दे गया शॉर्ट बिल्डअप के लिए। बाकी हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेस में आज एक शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, कैश में कन्वर्ट हुआ। जायरस, BHEL पोस्ट अर्निंग्स एक अच्छा मूव आया था, पर आज थोड़ा सा कोलैप्स हुआ। इनफैक्ट जो लॉन्ग्स थे वो आज थोड़े से कटे, और संवदर मदरसन, ये कुछ और काउंटर्स जहां पे आज थोड़ा बहुत लॉन्ग जो था वो रिड्यूस हुआ, लॉन्ग्स थे वो कोलैप्स हुए। लुक एट अपोलो, और आज का इंट्राडे हाई अगर आप देखें करीब 47.90 एक वक्त लगा था, बट अब जहां ये क्लोज हो रहा है ये वो यस एग्जैक्टली 45.57 पे डे लो पर एग्जैक्टली अर्निंग्स के बाद अपने 20 डीमा पे जाके क्लोज होता हुआ। और ये इसकी प्रॉपर्टी रही है पिछले 6 सेशन की, ये एग्जैक्टली कोलैप्स होकर 20 डीमा को रिविजिट करता है। और MCX लेके आइए, MCX एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। ये जनवरी 2023 यानी फ्रेंकली स्पीकिंग CY23 की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी उसको बाइसेक्ट करके बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। वॉल्यूम्स अच्छे थे और इट्स अ क्लोज अबव 100, 200 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक स्टॉक का जिक्र मैं यहाँ पे कर देता हूँ जिसमें अच्छा मूव था आज, वो है RBL का ये क्लोज। इनफैक्ट RBL का अगर आप एक कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल से 2 फरवरी के बाद, 2 फरवरी को इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था जब बाजार में पुल बैक आया था। 2 फरवरी के बाद ये सबसे बड़ा इंट्राडे स्विंग और पुल बैक एट 164.10, RBL एट डे हाई। अनुज बिल्कुल, अच्छे क्लोज को समझ लेते हैं। अब देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, अब आप चाहे इसको वीकली एक्सपायरी की वजह से कह ले या कुछ भी कह ले, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। और बैंक निफ्टी में एक चीज़ हजता जो एक मैं अभी भी बोल रहा हूँ, शॉर्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचें। बैंक निफ्टी में शॉर्ट अगर आपने कर दिया तो बैंक निफ्टी इसी तरीके का आपको कभी कभी इंट्राडे मूव्स दिखा देगा। शॉर्टिंग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, और अगर एकदम वीकनेस दिखे तभी करनी है आपको, वरना स्ट्रेंथ है। और एक 45,000 का एक अनफिनिश्ड बिजनेस है बैंक निफ्टी का, एक स्विंग बाकी है। अब कल 31 मई है, मेरे ख्याल से कल तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन एक्सपायरी के बाद अगर एक बार आपको स्विंग मिल जाए तो वो पॉसिबल है। और लेकिन जिस तरीके से HDFC स्टॉक्स में 2 दिन से लगातार बाइंग आई है और जिस तरीके से ये दोनों के दोनों स्टॉक्स एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज से घूमे हैं, और कल जिस तरीके की डिलीवरी बेस्ड बाइंग थी, आज फिर डिलीवरी नंबर देखेंगे इन दोनों स्टॉक्स के, जिस तरीके की बाइंग इन 2 स्टॉक्स में देखिए लगातार पिछले कई दिनों से इन दोनों स्टॉक्स में रेड बार बने थे। इनफैक्ट इवन बैंक बहुत एक बैंक निफ्टी के लिए कमेंडेबल था कि 5 लगातार रेड बार बनने के बाद भी HDFC बैंक में
बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बना लिया था। ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ था करीब 1720 या 1730 से HDFC बैंक का। अब क्या ये वापस वहाँ जा रहा है, ये इंटरेस्टिंग होगा। अगर ये ऐसा होगा तो फिर ऑब्वियसली 45,000 बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी है। एक और चीज़, बैंक निफ्टी के बाकी कंपोनेंट्स भी स्ट्रॉन्ग है। आप ICICI बैंक देखिए आज वापस डे हाई पर, और उसके अलावा इंडसइंड बैंक ये भी डे हाई पर। SBI फिर कोशिश कर रहा है थोड़े से हायर लेवल्स लगाने की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इस समय बैंक निफ्टी में एक कंपोजिशन है। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी का दोनों दिन का हाई सेम रहा है, लेकिन क्लोजिंग लेवल पर इस स्विंग का फिर भी ये हाई है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम स्ट्रांग है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है। लेकिन बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि अभी भी एक और दिन बहुत बड़ी तेज़ी का बाकी है। शायद कल ही आ जाए, वरना परसों या एक और दिन बाद पॉसिबल है कि वो 45,000 की स्विंग एक बार पूरा करे अनफिनिश्ड बिजनेस को अपने। और ऐसा लग नहीं रहा है कि डिप पर साइडलाइंस पर दरअसल कोई बैठना चाहेगा। Exactly. क्लियरली हर डिप को खरीदा जा रहा है, उसको उसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है। इस बीच क्योंकि अमेरिकी मार्केट्स आज खुलेंगे कल की छुट्टी के बाद, तो डाउ फ्यूचर्स अब 92 पॉइंट्स की बढ़त की तरफ इशारा करता हुआ। नैस्डैक जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की एक तो 44 पॉइंट ऊपर था, 165 पॉइंट का इजाफा यहाँ पर बनता दिखाई दिया। तो वहां पर जो ट्रेंड है वो तेजी की तरफ ही इशारा करता दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस बीच इन्फोसिस में एक मूव आता हुआ। टेक्नोलॉजी में आपको याद होगा हमने HCL टेक पर नजरें डाली थी। इन्फी में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली है, 0.5% ही सही, लेकिन कुछ तेजी में आता हुआ जरूर दिखाई दिया है। ये एक खासा काउंटर है जिस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। कुल मिलाकर एक अच्छा सत्र साबित होता हुआ आज के दिन। और मिड कैप में कई इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिले हैं। हमने RBL का जिक्र किया था। आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए, 8% डे हाई के आसपास ही क्लोज करता हुआ दिखाई दे रहा है। MCX में हमने देखा है कैश मार्केट में नियरली 4% तक के गेन्स देखने को मिले। जाने से पहले फटाफट से आप गावा साहब क्या MCX पर एक राय देंगे? 1446 पर आज का क्लोज जो रफ आ रहा है, लेना चाहिए। MCX मोमेंटम है, हायर टाइम फ्रेम चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आज भी अपमूव है। 1447 पर ट्रेड कर रहा है, 1475 टारगेट होना चाहिए, स्टॉप होगा 1430 का बस। MCX यस, अपमूव मिलना चाहिए कल। तो अपमूव यहाँ पर आगे कल के सत्र में भी चलेगा। और आज देखिए पूरे दिन स्क्रीन पर दरअसल इसमें मूवमेंट देखने को मिला है, धीरे धीरे करके चाल इसकी मजबूत होती हुई दिखाई दी है। ABI FRL जो मानस का ही ट्रेड था मेरे ख्याल में, आज FNO सुपरस्टार के तौर पर इसका जिक्र हम कर रहे थे। 212 का टारगेट था, 204 के आसपास ये टिकता हुआ और यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम 3-3.5% तक का देखने को मिला है। हाल, मजगांव डॉक जैसे ट्रेड्स, पॉलीकैप जैसे ट्रेड्स, इसका हमने जिक्र किया था आज कार्यक्रम के दौरान। इन सब में अच्छी खासी हरकत देखने को मिली है। महिंद्रा हॉलिडेज, मुझे याद है आज 11 बजे खिलाड़ी नंबर 1 में एक जानकार ने सजेस्ट किया था, वो भी करीब 3-3.25% के गेन्स पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। कुल मिलाकर आज का एक सत्र ट्रेंडिंग सत्र था। ऐसे लगा था कि मार्केट थोड़ा सा खामोश, थोड़ा सा साइडलाइंस पर बैठे रहेगा, एक शांत क्लोज देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। मोमेंटम के साथ हम 170.2 पर रफली निफ्टी बैंक में आते दिखाई दे रहे हैं। और याद होगा आपको आज इंट्राडे में चारों इंडाइसेस, चाहे वो सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स हो या फिर निफ्टी बैंक हो, सब नेगेटिव टेरिटरी में देखे गए थे। और उन सब में हमने देखा है दरअसल नेशनल लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी बनती दिखाई दी। अच्छा, मजगांव डॉक के अभी नंबर्स आ रहे हैं और इसीलिए वो स्टॉक इनफैक्ट रैली कर रहा है। 3% की जो तेजी आए हैं, आय जो है नियरली 1400 करोड़ से बढ़कर 2080 करोड़ पर आई और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी बड़ी है। मजगांव डॉक नियरली डबल होता हुआ 160 करोड़ का आंकड़ा अब 326 करोड़ पर आ गया है। यह है कंसोलिडेटेड मुनाफे का नंबर मजगांव डॉक की तरफ से, इसीलिए वो स्टॉक जाते जाते 4% के गेन्स दिखा रहा है, 800 के आसपास तक का क्लोज। चलिए, तो कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और फिर ऑफ कोर्स हीट मैप आपको दिखाएंगे। निफ्टी पहले आया 46 अंकों की बढ़त पर हम 18644 के आसपास क्लोज देख रहे हैं। निफ्टी बैंक आज का स्टार परफॉर्मर, 180 पॉइंट बढ़ गया है। जाते जाते यहां पर बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी ने आज पार्टिसिपेट किया, 48 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। मिड कैप्स में भी शांत था, नेगेटिव टेरिटरी में था, निचले लेवल से एक अच्छा खासा स्विंग बैक, 84 पॉइंट की बढ़त पर हम जाकर टिकते हुए दिखाई दिए हैं। कुछ खास स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। औरोबिंदो फार्मा आज का बड़ा मूवर, नियरली 6 से 8% तक के गेन्स देखने को मिले इंट्राडे में, 6.25% की तेजी।
सेकेंड हाफ में जो निफ्टी बैंक को मूव किया है लार्जली वो HDFC बैंक ने किया और इसके साथ ही HDFC भी चलता हुआ दिखाई दिया। तो ये दोनों स्टॉक्स के बल पर हमने देखा है वो बड़ा स्पाइक आया है इंडेक्स में। 0.36-0.37% के गेंस आपको छोटे दिखेंगे लेकिन कंट्रीब्यूशन इनका अच्छा खासा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज आज एक्सपायरी है और आधे % के गेंस पर दरअसल ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ मिड कैप काउंटर्स आपको दिखाते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और RBL। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपडेट यही है कि जो एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट RBI ने किया था वो पद छोड़ रहे हैं या फिर RBI ने उनको रिकॉल कर लिया है, तो 7% के गेंस। और RBL में भी ऐसा होने की उम्मीद में वो स्टॉक भागता हुआ दिखाई दिया। रेपको होम फाइनेंस एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड साबित हुआ था आज, 11% के गेंस के साथ जाकर टिक रहा है वो काउंटर। दरअसल FY24 का गाइडेंस काफी स्ट्रांग है रेपको होम फाइनेंस का और उसी को दरअसल बाजार भापने की कोशिश करता हुआ और वो 11% के गेंस इंट्राडे में देखने को मिले, नेली 10% ऊपर ये स्टॉक जाकर टिक रहा है। तो ऐसे कुछ काउंटर्स रहे हैं जहां पर तेजी रही। अपोलो हॉस्पिटल्स नंबर्स के इंतजार में काफी पोजीशन बिल्डअप हुई थी कल और आज में, लेकिन नतीजे देखने के बाद वो पूरी पोजीशंस कटती हुई 1% नेगेटिव टेरिटरी में जाकर ये स्टॉक टिकता हुआ दिखाई दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा साइजेबल एक्शन देखने को मिला। अब आपके लिए हीट मैप लेकर आते हैं, कहां तेजी रही ब्रॉडर मार्केट में वो हमने देखा, लेकिन अब आप देखिए दिग्गजों में क्या हुआ है। तो अदानी पोर्ट नंबर्स का इंतजार अभी भी है। टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, अपोलो हॉस्पिटल्स, आयशर, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर बिकवाली का दबाव। आज SBI में दबाव देखने को मिला, लेकिन तेजी कहां पर बनी? एक्सिस बैंक आधा % ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक यहां पर भी हमने देखा नियरली 1% के गेंस, इंडसइंड बैंक जैसा ट्रेड, ये कुछ स्टॉक्स थे। और ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन सब में हमने देखा खरीदारी रही। तो निजी बैंकों में आज स्ट्रेंथ देखने को मिली है, तेजी की पोजीशंस। NBFCs में बजाज फाइनेंस, HDFC तो था ही, बजाज फिनसर्व में भी हमने देखा खरीदारी के ही सौदे बनते दिखाई दिए हैं। तो ये है फिलहाल आज आपके लिए क्लोज, एक मजबूत सत्र। सबसे कम एक्सपेक्टेशन थी आज के सत्र में और वहीं पर एक बड़ा सरप्राइज आया है। सेकेंड हाफ नहीं कहेंगे, लास्ट आवर की रिकवरी या फिर आखिरी आधे घंटे में जो तेजी बनती दिखाई दी। 147 अंकों की बढ़त पर निफ्टी बैंक और लगभग 40 अंकों की बढ़त पर निफ्टी जाकर टिक रहा है। फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं आशीष और नीरज के परफॉर्मेंस कौन से रहे हैं आज सीधा सौदा में। तो NHPC नंबर्स पर 1.5% ऊपर, मोंटे कार्लो बहुत अच्छे नतीजे, गाइडेंस अच्छा 9% भागा, हाइकल नतीजे अच्छे 8% ऊपर, ISGC हैवी इंजीनियरिंग के भी नतीजे बहुत स्ट्रांग थे तो 9% भागा ये काउंटर भी। अब नीरज ने स्पेशलिटी रेस्टोरेंट पिक किया नंबर्स के आधार पर, बीका जी आधा % ऊपर और इसका जिक्र मेरे ख्याल में कल दीपन मेहता कर रहे थे। केन्स टेक्नोलॉजी, NMDC स्टील दूसरे काउंटर्स थे जो नीरज की टीम का हिस्सा थे। एक पॉइंट से रह गए सिर्फ 44,500 में हर्षता, 44,499 का हाई लगाया आज बैंक निफ्टी ने। बहुत शानदार क्लोज बैंक निफ्टी का। अब ये सिर्फ वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी जो फाइनेंशियल निफ्टी की थी उसका इम्पैक्ट था या एक फ्रेश एक्सपेंशन, थैंक यू, फ्रेश एक्सपेंशन बैंक निफ्टी में, वो कल पता चलेगा हमें। क्लोज लेकिन बहुत शानदार। बिरू जी हाँ, क्लोज बेहद शानदार। अब देखना होगा अनुज कि बुद्ध कितना बलवान होगा, कितना बलवान होगा बुद्ध। कल सुबह करेंगे बात, सारे समीकरण लेके हमारा पूरा पैनल, हर्षता, मैं, नीरज, आशीष 6:57 पे मॉर्निंग कॉल में और उसके बाद 7:57 पर मुनाफे की तैयारी अनुज और आशीष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।